अहं वैद्या सारिका भुजबळ परम आयोजितं चरक संहिता अध्ययन अध्यापन तद्विद्य संभाषा एतत् उपक्रमे सर्वेभ्यः स्वागतम्। आज हमारा सौभाग्य है कि अनलॉक चरक संहिता इस व्याख्यान की श्रृंखला में हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं आदरणीय वैद्यराज प्रवीण प्रभाकर जोशी महोदय। आपने शल्य तंत्र में एमडी नासिक से किया है। भारत के अनेक विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल जैसा आपका धुलिया स्थित आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सालय है। इसी के साथ संपन्न औषधियों की निर्मिती के लिए आपकी अष्टांग आयुर्वेद फार्मेसी और धन्वंतरी आयुर्वेद फार्मेसी कार्यरत है। आपका कार्य ही आपकी पहचान है। धन्वंतरी आयुर्वेद शिक्षण संशोधन संस्था द्वारा आपने 6000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों के लिए पंचकर्म प्रशिक्षण दिया है। आपने उसके लिए 1 माह तक मुफ्त रहने की सुविधा भी दी है। जड़ी बूटियों की खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेत जमीन आपकी और जड़ी बूटियां हमारी, यह आपका उपक्रम सराहनीय है। छोटे से गांव में 900 से भी अधिक पंचकर्म शिविर का सफलतापूर्वक आपने आयोजन किया है। पंचकर्म इसके अंतर्गत आपने 7 दिन की दवाइयां मुफ्त में प्रदान की है। 20 लाख लोगों तक किफायती और उत्तम गुणवत्तापूर्ण पंचकर्म पहुंचाकर आपने बहुत ही बड़ा योगदान किया है। किफायती दवाइयां कल्प कार्यशाला का आयोजन भी आप करते हैं। अध्ययन और अध्यापन और इसका व्यवहार, इसके हेतु से आप अष्टांग हृदय का नित्य वाचन भी करते हैं। आपके इस महान कार्य को ध्यान में रखकर खड़ीवाले संशोधन संस्था की तरफ से मुंबई वैद्य सभा पुरस्कार, बिजनेस नेकर पुरस्कार और सांडू की तरफ से आयुर्वेद भूषण पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपसे अत्यंत विनम्रता से अभिवादन करती हूँ और चरकोक्त वमन अवस्था इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए विनती करती हूँ। धन्यवाद। जी नमस्ते सब वैद्यगणों। इस चरकोक्त वमन अवस्था इस संगोष्ठी में आपका सबका स्वागत है। कुछ प्राथमिक चीजें की तरफ अपन पहले ध्यान देंगे और उसके बारे में चरकोक्त अवस्था के बारे में अपन उसके आगे जाएंगे। चरक संहिता, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीनों भी जो संहिता है आयुर्वेद में जो श्रेष्ठ मानी गई है, उसमें मेरा सौभाग्य था कि मैं जब आयुर्वेद में मैंने प्रवेश किया, उसी वक्त प्रवेश करने के 8 या 10 दिन के अंदर ही मुझे वैद्य अण्णा शास्त्री करमरकर, श्री कुरु करमरकर, नासिक आयुर्वेद कॉलेज के भूतपूर्व प्राचार्य थे, उनके पास सब संहिताओं का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस संहिता अध्ययन में हमारे उस वक्त के जो बड़े बड़े वैद्य थे, उनसे भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का और उनका ग्रंथोक्त जो भी ज्ञान है उनमें समझने का या प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी ये जो वेबिनार, सेमिनार और ये जो सब देखते हैं, तो उस जमाने में शायद रिकॉर्डिंग का और बाकी कुछ रहता तो बहुत सारी चीजें आपके आगे वाले पीढ़ियों को मिलती, ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें से कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अष्टांग हृदय ये मेरा प्रैक्टिस का सबसे बड़ा ग्रंथ जो है, जो जिसका इस्तेमाल मैं प्रैक्टिस में करता हूँ। चरक का अध्ययन मैंने अन्ना शास्त्री जी के यहाँ किया था, उनके साथ में वहां से लेके आज धर्माधिकारी सर आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चरक संहिता का जब मैंने एक चीज सुनी थी, उसके बारे में आपको बता के फिर चरक का इस्तेमाल कैसा करना है, जो मुझे उस वक्त आया था। बहुत अलग अलग प्रकार से वो ग्रंथों का अध्ययन बताते थे। हमने ग्रंथों का वाचन करना शुरू कर दिया, तो फिर ग्रंथ वाचन करते वक्त
एक विशिष्ट पद्धति है उस हर अध्याय में। जैसे चरक की अध्याय में प्रवृत्ति की अग्निवेश प्रश्न पूछते हैं, अत्रेय ऋषि उनको उत्तर देते हैं। ऐसे हर एक की प्रक्रिया है। चरक में तत्व श्लोका का वैशिष्ट हमको मालूम है, हर चरक के अध्याय में अत्र तत्व श्लोक आता है। तो वैसे ही एक पुणे के ही एक वैद्य थे माघ शेंडे शास्त्री, वो अन्ना जी को मिलने आए थे और उस वक्त उन्होंने अन्ना जी को पूछा था कि चरक संहिता का बहुत अध्ययन होता है, अध्यापन होता है, बड़ी बड़ी जो संस्था है वहाँ चरक के बारे में सब कार्यक्रम चरक का होता है, लेकिन व्यवहार में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रत्यक्ष पेशेंट की तरफ हम जब जाते हैं तो बड़ी मात्रा में वाग्भट जितना आपको इजी लगता है उतना चरक लगता क्यों नहीं। और उसका वैसे के वैसे चरक की जो की अवस्था है, चरक की जो भी प्रक्रिया है, चरक में जो भी बता है वैसा प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने में कुछ कठिनाई आती है, ऐसा उनका चर्चा चालू थी। तो उस चर्चा में अन्ना शास्त्री ने जो एक चीज बताई थी चरक के बारे में, जो शायद वो अलग अलग पद्धति से हमें पहले कथाएं सुनाते थे, जैसा भी ये चरक संहिता है तो उसकी एक कथा उस वक्त उन्होंने जिस पद्धति से उनको बताई थी जो मैंने सुनी थी, उसमें से और अलग अलग पद्धति से कोई भी ग्रंथ हो उसको इजी और उस ग्रंथ के वाचन में आपको आवड़ निर्माण होनी चाहिए, ग्रंथ के बारे में अच्छा लगना चाहिए और पढ़ो ऐसा लगना चाहिए। इसके लिए वो कथा के हिसाब से वो हमको सब ग्रंथ का पठन करवाते थे। तो चरक का जो पूरा आयुर्वेद का अवतरण है उसके बारे में कुछ कुछ मुद्दे जो मुझे आज याद आ रहे, क्योंकि आज उसको 25 साल हो गए, 25-30 साल हो गए। तो उसमें ब्रह्मा स्मृता आयुष्यो वेदा, प्रजापति अजिग्रत, ये सब आपको मालूम है। यहाँ से लेके भारद्वाज मुनि तक, भारद्वाज मुनि गए वहां, अभी ये सब क्यों गए, तो जब तक आयुर्वेद की जरूरत नहीं थी, फिर ये जब गए तो यायावर करके जो मुनि जो भारत भ्रमण करते थे, अलग अलग प्रदेश में बदलाव, आहार में, ऋतु में, दिनचर्या में बदलाव होने के कारण जब व्याधि बनने लगे तो फिर सब अंगिरा जबर निश्चय इन्होंने उनको भेजा, वहां उन्होंने इंद्र से आयुर्वेद का प्राप्त किया। अभी यहाँ आयुर्वेद के बारे में मैं जरा बताना चाहूंगा। और फिर उसके बाद में अंगिरा जबर निश्चय, यहाँ फिर अत्रेय ऋषि का भी नाम आता है। तो यहाँ से जो मुद्दा मुझे बताना चाहिए कि मुझे जो याद आ रहा है तो उसमें तो यहाँ अत्रेय ऋषि जो अग्निवेशस्य भेलस्य इनको जो सिखा रहे हैं और जिसके बाद में अग्निवेश का तंत्र करके ये चरक संहिता चरकाचार्य ने उसको प्रति संस्कृत किया है। ये अग्निवेश और अत्रेय ऋषि, तो अत्रेय इनका कुल है, यानी अत्रेय कुल के अलग अलग प्रकार के ये सब ऋषि हो जा रहे हैं। और उनके बारे में वो जो ऋषि थे अत्रेय, उनमें ये जो 6 शिष्य थे, अग्निवेशस्य भेलस्य जतुकर्ण पराशरा, तो उस वक्त अन्ना बोलते थे कि ये आयुर्वेद तो सबको मालूम था, अत्रेय ऋषि को पूरा मालूम था, उनके यहाँ सीखने वाले जो अग्निवेश भेलस्य जतुकर्ण पराशरा, इनको सबको आयुर्वेद पूरा आयुर्वेद का ज्ञान था। यानी चरक संहिता में जो चिकित्सित चरकस्तु चिकित्सित बोलते वैसा नहीं, तो पूरा आयुर्वेद का ज्ञान अग्निवेश ऋषि को भी था, अत्रेय ऋषियों को भी था। लेकिन जब अग्निवेश भेलस्य ये सब प्रैक्टिस करने लगे वहां, अरे उनके एरिया में, तो वहां वो प्रैक्टिस करते वक्त उनको जो जो कठिनाई आई, उस कठिनाई के बारे में जो वार्तालाप हुआ, जो सेमिनार हुआ उस हिमालय के पीछे पायथेसी, और उस सेमिनार में फिर अग्निवेश का जो तंत्र हमको अभी चरक संहिता के रूप में हमको मिलता है, भेल का तंत्र होगा, पराशर का तंत्र होगा, ऐसे हर एक के प्रश्न उन्होंने अत्रेय ऋषियों को पूछे और फिर उनके गुरु ने उनको जो भी उनको कठिनाई आई थी उसके उत्तर दिए। इसलिए चरक संहिता में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आएंगे जो सरल और इजीली प्रैक्टिस के लिए नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉपर करना चाहिए, ये सब चरक संहिता में आपको मिलेगा। और उस हिसाब से आपको करना है कि ये जो चरक संहिता में जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि अग्निवेश के बारे में ऐसे बताया जाता है कि अग्निवेश ऋषि ये खुद
द्रोणाचार्य जो थे अर्जुन के गुरु, जो धनुर्विद्या का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो अग्निवेश ऋषि ये इनको धनुर्विद्या का या धनुर्विद्या के भी वो माहिर थे। ये उस वक्त जो बात चल शेंडे शास्त्री और उनकी बात थी, तो अण्णा कर्मकर बोलते कि तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारा, ऐसा अग्निवेश ऋषि कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो धनुर्विद्या प्राप्त जो आदमी है उसको उसके बारे में आयुर्वेद का पूरा के पूरा ज्ञान उनको था। लेकिन उसके बाद में जो अग्निवेश तंत्र गया, जो कुछ बचा कुछ है, उसमें फिर चरक ने प्रतिसंस्करण किया, और वो प्रतिसंस्करण करते वक्त चरकाचार्य ने उसके हिसाब से उसका जो क्रम है वो क्रम चरक संहिता में आपको मिलेगा कि तो जो क्रम है उसमें भी क्या है, तो पहले आपको अच्छा होना चाहिए, दीर्घ जीवित होना चाहिए। इसलिए शुरुआती दीर्घ जीवित अध्याय से उन्होंने शुरू किया, और तुरंत दूसरा अध्याय आ जाता है अपामार्ग तंदुलीय का, यानी वहां आपको नस्य के अपामार्ग से बीजानी मरीचा नस्य के द्रव्य वगैरह द्रव्यों का तुरंत आ जाती है चीजें। तो ऐसा जो क्रम है चरक संहिता का, आप अच्छी तरह उसके तरफ ध्यान देंगे और पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। फिर आरोग्य दिए, षड विरेचन शताश्री आ गए, फिर मात्रा स्थिति आ गए, ऐसे एक से एक लेके फिर 15वें अध्याय तक, जिसका आज का हमारा चरक संहिता से रिलेटेड कार्यक्रम है। ये चरक संहिता चरकोक्त जो अवस्था हमको देनी है, तो 15वें अध्याय में फिर उपकल्पनीय अध्याय जो चरकाचार्य ने बताया, वहां उन्होंने फिर वहां अत्रेय ऋषि और अग्निवेशों के प्रश्न उत्तरों की तरफ आए। ये मैं जो बोल रहा हूँ कि विशेष क्या ध्यान देना चाहिए, तो उसका एक उदाहरण वो 15वें अध्याय में आता है कि राजा के लिए या जो जिसके पास सब सुख सुविधा है उसके लिए शोधन कर्म करना या पंचकर्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, उसने कितनी खबरदारी लेनी चाहिए, उसने कितना अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, उसने उसका पूरा वर्णन वो 15वें अध्याय को पंचकर्म की जो तैयारियां रहती है उसके बारे में बताया। उस अध्याय में आखिरी उन्होंने बता दिया कि सिर्फ राजा के लिए तो आपको इतना सब करना है, लेकिन जिसके पास जो गरीब है, दरिद्री ऐसा शब्द है, उसके पास जो संभार उसके पास होगा उसको जमा करके फिर उसको जो जो अवस्था होंगी उस अवस्था के हिसाब से पंचकर्म करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। यानी जितना हम वाग्भट इजीली प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर देते हैं उसके हिसाब से ये चरक संहिता इस्तेमाल करते वक्त मैं जो इस्तेमाल करता हूँ रोज प्रैक्टिस में, अष्टांग हृदय मुझे हर मिनट में मदद करता है। लेकिन जहाँ मैं अड़ता हूँ, जहाँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसके अलावा और क्या होगा या क्या करना नहीं चाहिए और क्या अवस्था होंगी, तो इसके लिए वो चरक की जो प्रक्रिया है उसके तरफ हमने ध्यान दिया तो बराबर वहाँ चरक में उसकी अवस्था हमको मिल सकती है। अभी अध्याय पढ़ने का जो प्रकार था वो भी एक 2 मिनट में मैं बताने का कोशिश करूंगा कि कौन से ग्रंथों में कौन सी चीज कहाँ है, ये आपको फटाफट मिलनी चाहिए या वो ग्रंथों को आपको ज्यादा जल्दी आत्मसात होना चाहिए। इसलिए एक पद्धति जो पुराने जमाने में उन्होंने जो हमें बताई थी वो पारायण पद्धति से, यानी पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक पूरा संहिता चरक संहिता पढ़ना है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि जहाँ एखादा रुग्ण को कोई प्रॉब्लम है और कहाँ एखादा व्याधि आपको चेक करना है या एखादी अवस्था हमको देख करनी है, तो चरक उतना ही हमको निकालना है, वही अध्याय निकालना है, तो वो अध्याय में उसके बारे में क्या बताया है उतना आपको देखना है। तो ये दूसरी पद्धति का इस्तेमाल हम करते हैं। और एखादा टिपिकल विषय लेके, यानी अभी हम कंपाइलेशन वाग्भट का हमने किया है, चरक का भी वमन के जो अवस्था है उसका कंपाइलेशन मैंने किया है, तो फिर चरक में वमन के बारे में आप सूत्र स्थान से लेके आखिरी सिद्धि स्थान तक कहाँ कहाँ वर्णन आया है, ये कंपाइलेशन पद्धति आप कर सकते हैं। और तीसरी शलाका पद्धति, आपके पास टाइम है और आपको बीच बीच में चरक की कौन सी चीजें कहाँ है याद करने के लिए बैठे हैं, तो डायरेक्ट चरक संहिता खोलो, सामने जो एक श्लोक आएगा उसको आप पढ़ो, उसको आत्मसात करो, उसके जो 2 लाइन होंगे उसके बारे में क्या विचार किया होगा उसके बारे में सोचो, हम कुछ उसमें अपना योगदान दे सकते हैं क्या, उसका विशेष में काम करो। और फिर उसका इस्तेमाल आप जब आगे पेशेंट आएगा तो वो जो एक श्लोक जो आपने पढ़ा होता है वो श्लोक आपको अच्छी तरह मदद कर सकता है।
तो ऐसी सब प्रक्रिया चरक संहिता के बारे में हमको मिल सकती है, पुढे जात नहीं है। तो उसके लिए चरक का एक कार्यक्रम हो गया कि इसे नहीं कर देना था। तो अभी निदान का जो भाग रहता है, अभी कोई भी अवस्था हमको देखनी है तो थोड़ा मैं वाग्भट का प्रेमी हूँ, इसलिए वैद्य त्रयम गोक्टे अमरावती, जिन्होंने जो पंचकर्म महर्षि माने जाते हैं, जिन्होंने पंचकर्म का पूरे भारतवर्ष में जो उदाहरण किया है, तो त्रयम गोक्टे जी का एक निदान की पद्धति दी। और वो निदान की पद्धति पंचकर्म का ये निदान है। तो निदान क्या है? तो दोष, स्थान और अवस्था। हर पेशेंट में, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो प्रधान वेदना बताता है कि मुझे कटी शूल है, जानु संधि शूल है, या उरस शूल है, या उदर गौरव है। तो ये जो लक्षण वो बताता है उसमें ही हमको दोष समझ में आ जाता है। दोष, शूल यानी वात, कटी यानी वात का संचारी स्थान है, और अवस्था, वो अवस्था पेशेंट में आपको फिर सिर्फ चेक करनी है, सामावस्था है क्या निरामावस्था है, संतर्पण अवस्था है क्या अपतर्पण अवस्था है, शाखागत अवस्था है क्या कोष्ठगत अवस्था है, कोष्ठमद में उत्कृष्ट अवस्था है क्या अनुत्कृष्ट अवस्था है। एक इजी निदान करने की पद्धति इसलिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, क्योंकि आगे जाके वोमन की अवस्था है जो इजी आपको समझ में आनी चाहिए, और पेशेंट को जो प्रोटोकॉल हम बनाते हैं तो उसको आपको आना चाहिए। दोषों के सबके उद्भव स्थान आपको मालूम है, आमाशय, पश्चिमाशय और पक्वाशय। सिर्फ कफ का जो उद्भव स्थान है वो अवलंबक कफ माना गया है, और उसके बाद में फिर अवलंबक कफ के बाद में क्लेदक, बोधक, तर्पक का पोषण अवलंबक कफ करता है। लेकिन आमाशय में पहला अवस्थापाक होता है, इसलिए हम वमन में आमाशय को साफ करवाते हैं। यानी वमन या आमाशय की चिकित्सा दिमाग में पक्का रखो। आमाशय में कफ आया तो भी वमन, आमाशय में पित्त आया तो भी वमन, आमाशय में वात आया, अतिसार की अवस्था वाग्भट में बताई, तो वो भी तो भी वमन है। पाचक पित्त पश्चिमाशय में, और अपान स्थान में पक्वाशय में अपान वायु, और उसके पोषण करने वाले पोषण करने के लिए अपान का बाको होता है। अभी स्थान जो है, ये जो उद्भव स्थान में पश्चिमाशय में, पक्वाशय में कफ का अवलंबक कफ का जो पोषण बाकी दोषों का होता है, उसके बाद में वो वात पित्त कफ घूमते कहाँ है, शरीर में काम का क्या काम करते हैं, तो कार्य स्थान यानी संचारी स्थान है। पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शन, यानी यहाँ वात प्रकोप होता है। अभी कटी शूल वाले को शूल कहाँ है तो खुद के स्थान में, तो उसको इजीली निकालना जरूरी इजी हो जाता है कि पक्वाशय में वात प्रकोपित हुआ, संचय हुआ, फिर प्रकोप हुआ, फिर उसका स्थान से कटी प्रदेश में जाके बैठा और वो व्यक्त हुआ कटी शूल लक्षण। तो ये कटी शूल समझ में आ गया हमको, शूल है, दोष वात है, संचारी स्थान कटी है। हमने हमारा संप्राप्ति 1 मिनट में तैयार हो गई कि वात दोष वात स्थान में प्रकोपित है। वात को ले ट्रीटमेंट क्या है तो तेल, वात स्थान की चिकित्सा क्या है तो बस्ती। अभी वात 2 कारणों से प्रकोपित होता है, वायु धातु क्षयात्कोपात, मार्गस्य अवर्णेन्वा। ये धातु क्षय डिजेनरेटिव कटिशूल वाला पेशेंट आया होगा और उसको पेट साफ है, यानी पक्वाशय से चय प्रकोप प्रसर अवस्था निकल गई है, आगे जाके अभी जीर्ण अवस्था उसकी हो गई है, पक्वाशय साफ है, पेट क्लियर है, वहाँ कोई भी वात का प्रकोप के लक्षण पक्वाशय में ज्यादा दिखते नहीं है, रहते ही है लेकिन ज्यादा दिखते नहीं। वहां हमको चिकित्सा करनी है कटी प्रदेश में स्नेहन स्वेदन, वहां का दोष वात को वहां से छुड़ाना है, खुद के स्थान में लाना है, यानी पक्वाशय में लाना है, और फिर वहां स्नेहन स्वेदन पूर्वक अनुवासन बस्ती दे दिया तो उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छी तरह मिलता है। पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म हर बार आपको दिमाग में रहता है, स्नेहन स्वेदन फिर शोधन और फिर पश्चात कर्म। जब ये मार्गावरोध जन्य वाला कटिशूल वाला पेशेंट आता है, पेट साफ नहीं है और अचानक कुछ उठक पटक करने में आई और कंबर दुख रही है, तो बोलता है कि आज पेट साफ नहीं हो गया, पेट साफ नहीं हुआ। फिर ऐसे हम पहले बस्ती देते हैं, फिर कटी प्रदेश में स्नेहन शोधन करते हैं, क्योंकि पक्वाशय में जगह निर्माण करते हैं और फिर स्नेहन शोधन करवाते हैं। ये दोनों अवस्था, दोष स्थान और अवस्था, रुग्ण हमको पंचकर्म करना है तो कैसा चाहिए तो संतर्पण तो चाहिए, व्याधि कैसा चाहिए तो संतर्पण तो चाहिए।
रुग्ण संतर्पण होते हैं, व्याधि भी संतर्पण होते हैं, तो दोनों का पंचकर्म यानी शोधन अपतर्पण हम कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमको रक्त मोक्षण करना है, लेकिन रुग्ण आता अपतर्पण होते हैं, रक्त प्रदोषित विकार है, फिर उसको हमको रक्त मोक्षण करने के लिए रुग्ण को थोड़ा सीतोफल आदि देंगे या कोई खरजूर आदि मंत्र देंगे, रुग्ण का संतर्पण करेंगे, फिर उसका अपतर्पण करेंगे। तो ये संतर्पण अपतर्पण अवस्था हर पेशेंट में आपको देखनी चाहिए। सामावस्था निरावस्था हम तो देखते ही है, जीवा सामूंगी तो स्वतोद बल भ्रंश गौरव अनिल बढ़ता आलस्य अपक्ति निष्ठिव मलसंग अरुचि क्लम कुछ है तो सामावस्था निरावस्था वहां हर रुग्ण में देखनी चाहिए, क्योंकि दीपन पाचन करने के बाद ही हम उसका फिर आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। शाखागत अवस्था और कोष्ठगत अवस्था। शाखागत अवस्था के लिए जो ग्रंथों में दिया है, स्नेहन स्वेदन पूर्वक दोषों को कोष्ठ में लाना है, बाहर निकालना है। लेकिन कोष्ठ में दो अवस्थाएं आती है, एक उत्कृष्ट अवस्था और एक अनुत्कृष्ट अवस्था। उत्कृष्ट अवस्था है आमाशय में जी में चल रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, सिर्फ लवण जल पिलाओ उल्टी हो जाती है। अनुत्कृष्ट अवस्था है, उसको दही चावल दही भात खीर खिलाओ, छोटा सा मदन फल की पूरी दे दो, उत्क्लेश करो और फिर वमन करवाओ। ये उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अवस्था, ऐसी शाखागत अवस्था कोष्ठगत, ये तीनों का कार्यक्रम हम ज्यादा करके पंचकर्म का निदान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसको बोलते हैं दोष स्थान और अवस्था। तो ये दोष स्थान अवस्था जब हम हर पेशेंट में देखते हैं तो यहाँ हमको वो पेशेंट वमनार है कि नहीं, विरेचनार है कि नहीं, बस्ती देने योग्य है कि नहीं, नस्य करने योग्य है कि नहीं, रक्त मोक्षण करने योग्य है कि नहीं, ये हमारा निदान वहाँ होना चाहिए। और इस तरीके से हमने उसका वमनार ये रुग्ण है ये दिमाग में हमारे आ गया, तो फिर कफे विदध्यात वमनम संयोगे व कफोल बने, यानी उस पेशेंट में हमको लक्षण कैसे देखेंगे, कफ प्रदान दोष दृष्टि दिखेंगी, और कफ के संयोग में या सन्निपात में बाकी दोष उसके साथ मिले हुए दिखेंगे। लेकिन दोष प्राधान्य कफ प्रदान दोष दृष्टि वमन के लिए हमको चाहिए। अब ये दोष जो वमन के है, फिर उनको हमको जो रूटीन वमन कर्म हम करवाते हैं, तो वमन की चीजें हम देखते हैं। तो पहले हम उस पेशेंट को वमन देने के वाले पेशेंट को हम स्नेहन, फिर स्वेदन, फिर दोषों को पतला करके कोष्ठ में लाते हैं और फिर उसको बाहर निकालने की हम आमाशय में लाके फिर हम वमन के जरिए उसको बाहर शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं नजदीक के मार्ग से। इसके लिए स्नेहन हमको करवाना है। फिर ये स्नेहन कैसा करना है उसके बारे में भी थोड़ा मैं आपके इसमें डालूंगा, प्रकाश डालूंगा कि हमने वमन आहार पेशेंट है, समझ में हमारा निदान हो गया, उसके वमन के लिए हमने स्नेह चूज किया। अभी स्नेह चूज करने के बाद में सबसे ज्यादा स्नेहन और स्वेदन की जरूरत पंचकर्मों में, पांचों कर्मों में वमन में लगती है। क्यों लगती है तो उसके बारे में हम देखेंगे। जैसा मैंने आपको पीछे बताया कि वात का उद्भव स्थान पक्वाशय, संचारी स्थान कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि स्पर्शन इंद्रिय, वैसा वात का आश्रय स्थान एक ही है अस्थि। पित्त का आश्रय स्थान, पित्त के उद्भव स्थान पश्चिमाना से संचारी स्थान अभी मैंने बता दिया आपको। आश्रय स्थान दो ही है, स्वेद रक्त, उसकी स्लाइड आगे आएंगी तब बार और डिटेल हम जाएंगे। स्वेद रक्त योग यानी वो आश्रय में, स्वेद रक्त के आश्रय में वो पित्त रहता है, यानी वहां से निकालना हमको इजी हो जाता है। लेकिन इतना दोनों, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें अस्थि स्वेद और रक्त छोड़ के बाकी सबसे ज्यादा आश्रय स्थान कफ के हैं। इसलिए हमको स्नेहपान की जरूरत वमन में सबसे ज्यादा लगती है। फिर वो स्नेहपान की जरूरत वमन में सबसे ज्यादा हमको लगती है, तो हम वमन में जो स्नेहपान हमको देना है आश्रय स्थानों तक जाने के लिए, तो हमको हर पेशेंट के उद्भव स्थान, संचारी स्थान जो वमनाहार है वो चेक करना जरूरी है। बहुत बार हम वहाँ उतनी प्रक्रिया हमारी होती नहीं और फिर हम स्नेहपान, सम्यक स्नेह के लक्षण हमारे मिलते नहीं पेशेंट को। और बहुत बार फिर वमन का व्यापक का जो पहला कार्यक्रम है वो सम्यक स्निग्ध के लक्षण देखने के लिए, और वो सम्यक स्निग्ध के लक्षण देखने के लिए वो गलतियां जो होती है उसके लिए सबसे ज्यादा दिमाग में ये रखना है कि कफ के आश्रय स्थान सबसे ज्यादा है। ये दोनों छोड़ के पूरा शरीर ही कफ का आश्रय स्थान है। फिर उसको अच्छी तरह वहां स्नेहन
स्नेह ने वहाँ के जो कफोप्रधान दोष है उनको क्लीन न करके, पतला करके, फिर स्वेदन से उसको छुड़ा के फिर कोष्ठ में यानी आमाशय में लाना है और बाहर निकालना है। ये चीजें आपको अच्छी तरह होना चाहिए। तो फिर ये आश्रय स्थानों के लिए जो स्नेहपान वमन में हम देते हैं, वहां कहीं भी बताया नहीं है कि आप ऐसा स्नेहपान दो। आप वहां इतना ही दिया है कि आप स्नेहन करो, फिर स्वेदन करो, स्नेहन की बाकी सब चीजें ज्यादा करके कस्तूरी शास्त्री का किताब शांति से आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ, तो 50-50-50 ग्राम घी 5 दिन देने के बजाय उसके आश्रय स्थान ज्यादा बिगड़े हुए हैं, हर आश्रय स्थान हम चेक करते हैं और हर आश्रय स्थान में वो आश्रय स्थान ज्यादा बिगड़े हुए हमको मिलते हैं। तो फिर हम उस पेशेंट को वमन में स्नेहपान वर्धमान मात्रा में क्यों देना है, उसका ये उत्तर है कि आमाशय में उसका उद्भव स्थान में हमने स्नेहपान करवा दिया, आमाशय में दोष है। इसलिए बहुत बार जब हम स्नेहपान चालू करते हैं पेशेंट को कुछ वमन के बारे में पहली बार एक आधा पेशेंट वमन ले रहा है, तो उस वक्त हम जब उसको पहले दिन स्नेह देते हैं तो अच्छी तरह हजम करवा देता है। फिर दूसरे दिन हम स्नेहपान देते हैं तो बहुत बार उद्भव स्थान में थोड़ा बहुत कफ की दृष्टि रहती है, तो फिर दूसरे दिन ही उसको स्नेहद्वेग आने लगता है या तीसरे दिन ही स्नेहद्वेग आने लगता है, या संचारी स्थानों में छूटे हुए जो कफ है वो आमाशय की तरफ आने लगते हैं। तो बहुत बार वो तकलीफ पेशेंट में आपको प्रैक्टिकली आप जो जो वमन करवाते हैं उनको मालूम होगा। तो ऐसे टाइम हमको स्नेहन से दोषों को, तो कफप्रधान दोषों को तो छुड़ाना ही है, लेकिन पूरे दोषों को छुड़ाना है। ऐसे वक्त हम वर्धमान मात्रा में स्नेहपान उस पेशेंट में करवाते हैं। तो वर्धमान मात्रा में 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम देने के बाद में तब गड़बड़ हुई कि संचारी स्थानों में दोष छूट रहे और लक्षण ज्यादा दिख रहे, तो तुरंत दूसरे दिन हम उसको 50 ग्राम कर सकते हैं। शाम के आहार में उसको दीपन पाचन आहार करवा सकते हैं। ये जो यवागु दोपहर को देनी है उसमें स्नेह का पाचन जीरा रहता है, घी का पाचन जीरा है, तेल का पाचन मोहरी है यानी सरसों है। तो फिर उसका पाचन जीरे का इस्तेमाल करके उष्णोदक देके उस स्नेह को हम एडजस्ट करते हैं कि कम से कम हमारे हर आश्रय स्थानों तक हमारा स्नेह जाना चाहिए। इतना जजमेंट लेके वो स्नेहपान, इसलिए स्नेहपान वमन में स्नेहपान के पेशेंट को हर रोज हम पहले बुलाते थे। अब ये मोबाइल और बाकी सब चीजें हो गई तो उसको कम से कम आज कितने बजे खाना खाया, कितने घंटे में हजम हुआ, कितने बजे भूख लगी, शाम को कितने बजे खाया, क्या खाएगा, ये सब डिटेलिंग आप आज अच्छा वमन करने के लिए आप उस पेशेंट में करवा सकते थे। ये वर्धमान मात्रा में जो स्नेह जाता है वो बराबर आश्रय स्थान, एक एक आश्रय स्थान में जाते रहता है। धातुओं रस से लेकर शुक्र तक भी आश्रय स्थानों का वर्णन वहां पता है, तो वो हर धातुओं में जाएगा। तो फिर हर रोज उस पेशेंट में एक एक लक्षण हमको फिर मिलने चालू हो जाते हैं। वातानुलोमन दूसरे तीसरे दिन में अच्छा चालू हो जाता है। अग्नि दीप्ति दिखती है जो चरक में, ये चरक की जो बारकाई है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है 13वां अध्याय में, अग्नि दीप्ति नहीं हो रही है आपको, दूसरे दिन उल्टा अग्नि मान्य हो रहा है, तुरंत आप स्नेह की मात्रा वापस कम कीजिए। जीरा उसका पाचक है, तो जीरा स्नेह पाचक कोई आपके पास आपने हम सुचेकर सूट आवड़ा, शक्कर आवड़ा, गुड़, ऐसा अलग अलग स्नेह पाचक कल्प बना के रखते हैं। ज्यादा करके जीरा की मात्रा उसमें ज्यादा रहती है। उसके अलावा बाकी भी चीजें हम सूट है, जैसा पेशेंट इजीली ले सकता है वैसी चीजें हम, पाचक होती है, उसको पचन करके अग्निदीप्ति तक आपको आना चाहिए। अग्निदीप्ति अच्छी होती है, ये अवस्थाएं प्रॉपर जो हम वसंत ऋतु में या ऋतु शोधन के लिए जो बताते हैं उस हिसाब से आपको देखना है। वर्चस्व स्निग्धन, फिर मल स्निग्ध होने लगता है और असंवतम बंधा हुआ आने लगता है। तो ये चीजें बरोबर चौथे पांचवें दिन हमको मिलने लगती है। फिर मार्दवता आती है, गात्र स्निग्धता आती है, हम स्नेह द्वेग चौथे या पांचवें दिन शुरू हो जाता है हमारा, या छठे दिन शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक आपको लक्षण पेशेंट में दिखने के लिए स्नेह की एडजस्टमेंट, बहुत बार जो प्रैक्टिस हम करते हैं, मैंने भी वो गलतियां पहले की है कि सिर्फ 50-50 ग्राम घी देना है, पांचवें दिन वमन करवा देना है, वर्धमान मात्रा में देना है, छठे दिन विश्राम काल, फिर वमन देने की कोशिश करना है।
फिर वहां कुछ ना कुछ जो आपित्य दर्शनाथ वमन चाहिए वो मिलता नहीं, इसलिए ये एडजस्टमेंट करने के लिए ये कफ के आश्रय स्थानों की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जो अभी आगे व्याधियों में जो अवस्था बता दी है, तो चरक का कहना क्या है कि मैंने ये सब आपको सूत्रस्थान में बता दिया है, भागवत का भी वैसा ही कहना है, सूत्रस्थान में मैंने ये सब आपको सिखा दिया है, ये तो आपको दिमाग में है। क्योंकि वहां पुनरावृत्ति ग्रंथों करने बहुत बार वहां आई नहीं है, इसलिए पहले ये बता दिया है, बात का सामान्य उपक्रम सूत्रस्थान में आ गया। वैसे ही चरक में ये सम्यक स्निग्ध के लक्षण आपको मालूम है। अभी मैं जो तुमको अवस्था बता रहा हूँ, वमन की, ज्वर की, रक्त पित्त की, कास की, श्वास की, तो ये अवस्था आपको समझनी है। तो आपको इस बारे में ये सब वातानुलोमन दिक्तोग्नि ये हर पेशेंट में जब आप वमन देना है, ज्वर में दो या राजेश्मा में दो, तो ये सब क्राइटेरिया जो वमन के है पूर्व कर्म के, तो आपको कंप्लीट करना है। फिर उसको स्वेदन जो है रोज देना है, एक दिन आड़े देना है, 5वें दिन देना है, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। स्वेदन वमन में हमको सबसे ज्यादा मदद करता है, सबसे ज्यादा हमको उसकी जरूरत लगती है, क्योंकि कफोप्रधान दोषों को पतला करना जरूरी रहता है। पित्त खुद द्रव गुण का है, वहां ज्यादा स्नेहपान की भी जरूरत पड़ती नहीं और स्वेदन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। बस्ती के लिए तो हमको पूर्व कर्मों में स्नेहपान क्यों नहीं बताया बस्ती में, तो खुद वायु रे भगवान है, कोष्ठम वायु से निग्रह, जो आगे जाके वर्णन आएगा, तो बस्ती दिया, हम बस्ती देते हैं, समझो स्नेह के लक्षण नहीं मिलते तो पेशेंट को विश्राम काल में या चौथे दिन या बीच में भी कभी भी रुक के बस्ती देके कोष्ठम वायु से निग्रह करवा लेते, फिर ऊर्ध्याभिसंधान पाकात करते। तो उसके लिए वहां हमको पूर्व कर्म हम बस्ती में कहीं आया नहीं वर्णन। प्रधान कर्म इसलिए हम कहाँ करते हैं बस्ती में, तो स्थानिक स्नेहन स्वेदन करते। पक्वाशय में दोष भरे हुए हम सर्वांग स्नेहन स्वेदन करके बस्ती देने जाएंगे, तो दोष सर्वांग स्नेहन स्वेदन करने के बाद पक्वाशय भरा हुआ है चाहे प्रकोप प्रसर से, तो वो दोष पक्वाशय में आने के लिए जगह नहीं है, वो दोष तिर्यक होते और व्यापक करते, इसलिए वहां स्थानिक स्नेहन से पक्वाशय को ही स्नेहन स्वेदन करवाते हैं। जिस पेशेंट में पक्वाशय खाली है, वहां चय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था नहीं है, वह सर्वाधिक स्नेह स्वेदन करके पक्वाशय में दोष के लाने। ये जो तारतम्य नहीं, ये आपको जरूरी है। नस्य में स्नेहपान की जरूरत नहीं पड़ती, स्वेदन की जरूरत स्थानिक रहती है, क्योंकि वो ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों से पूरा मध्यम रोग मार्ग के ऊपर काम करने वाली चिकित्सा है नस्य कर्म। और रक्तमोषण में कहीं कहीं हमको स्नेहपान लगता है, लेकिन स्वेदन मार्ग मृदु स्वेदन रहता है। तो ऐसी पूर्व कर्मों में ये एक एक चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए ये वातानुलोमम दिक्तोग्नि ये अवस्था हमको हर पेशेंट में आगे के आपको देखने को मिलेगी, और वमन की हर व्याधि की अवस्था में हमको ये स्नेहपान के लक्षण आपको देखने हैं। तो अभी मैंने जो वर्णन किया था उस स्लाइड में जो उसका भागवत का जो मदद लिए, तत्रा स्थिनो स्थितो वायु पित्तम तु स्वेद रक्तो श्लेष्मा शेषेषु, ये सब छोड़ के बाकी सब कफ के स्थान है, इसलिए वमन में कफ के आश्रय स्थानों को तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। फिर वो आश्रय स्थानों से दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए ये सब चरक ने वापिस सूत्रस्थान 28 अध्याय में दूसरी प्रक्रिया बना के रखी कि वृद्ध्या, कफ को बढ़ाने वाली चीजें हम स्नेहन चालू करके बढ़ाने, वृद्ध्या अभिषन्न विधिषन्नाथ, यानी उसको उसके खुद के स्थान में पतला करके लाने के लिए, पाकात जो निकलने रहे उनको पक्व करके स्वेदन की मदद लेके, स्रोतो मुख विशोधनाथ, स्रोतों के जो मुख बंद रहेंगे, क्योंकि अभी आश्रय स्थान सब स्रोतों आ गए कफ के अवस्था में, यानी स्रोतों मुख विशोधन करना है तो कफ के आश्रय स्थान दिमाग में रख के करना है। और वायुष्य निग्रह, कोष्ठम वायुष्य निग्रह, कोष्ठो यांति वायु, यानी वहां वायु को निग्रह करके शाखागत दोष स्नेहन स्वेदन से छूटे हैं, पतले हुए, लेकिन कोष्ठ की तरफ आने को वक्त लग रहा है, तो वहां बस्ती की मदद आप ले सकते हैं। बस्ती कैसा देते हैं हम, तो सस्नेह निरोह बस्ती, यानी थोड़ा स्नेह डालना है जिससे वात का अनुलोमन हो जाए, और आधा पाव 200 ml 250 ml 500 ml, जिससे वो दोष ज्यादा आमाशय से पश्चिमाशय तक नीचे आना नहीं चाहिए, लेकिन शाखागत दोष कोष्ठे में आने चाहिए। इतना छोटा सा बस्ती विश्राम काल में दे दिया, या तीसरे दिन चौथे दिन आपको ये वातानुलोमन दिक्तोग्नि के लक्षण नहीं दिख रहे, ऐसा बस्ती दे दिया, तो शाखा कोष्ठ गति बहुत फटाफट
आपको मिलने लगती है और शाखागत दोष कोष्ठ में आना चालू हो गए कि कोष्ठ के लक्षण आपको देखने को वक्त नहीं लगता और वो सम्यक वमन के लिए वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए शाखा कोष्ठ गति का भी जो चरकाचार्य ने वृद्धाभिषेधनाथ पाकास्रोतमुख विशोधनाथ शाखा मला कोष्ठा वायुष्य निग्रह ये जो प्रक्रिया है ये पूरी आपको उसमें आपको दिखने को मिलेंगी। अभी वमन का जो ये सब होने के बाद स्नेहन स्वेदन करने के बाद भी वमन का जो कार्मुकत्व है यानी वमन करने का जो वमन द्रव्यों का कार्मुकत्व है, वमन का कार्मुकत्व बताने के बजाय वमन औषधि कैसा काम करती है उसके बजाय उसके लिए कल्पस्थान में इसका वर्णन आया है। ये वमन द्रव्य कैसा घूमता है क्योंकि अपक्व दोषों को निकालने का काम वमन में होता है। तो तत्रोष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासन ये आपको सबको मालूम है। औषधानी स्ववीर्यणे हृदयम उपेत्य देखो वमन द्रव्य जो भी मदन फल है पिंपली है मदन मधुकलंबा निम्ब जो भी एला तक तो इनका जो गुण कर्म है तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म व्यवहार विकासिनी ये कहाँ जाते हैं तो इधर हमारे को अवस्था पाक देखनी चाहिए। अमाशय में पहला अवस्था पाक, पश्चिम अमाशय में दूसरा अवस्था पाक, तीसरा अवस्था पाक, फिर आहार रस और फिर रस धातु। रस धातु का उद्भव स्थान रसव स्रोत का क्या है हृदय मूलम दशदम्याश स्ववीर्येण हृदय उपेत्य और फिर एक बार रस रक्त संवन में हृदय उपेत्य करके वहां आ गए तो ये हृदय में कौन रहता है तो व्यान वायु रहता है, रस धातु रहता है, साधक पित्त रहता है, उसके बाजू में अवलंबक कफ रहता है, प्राण वायु भी हृदय के संचारी स्थान में बताया गया है। ये हृदय उपेत्य यानी यहाँ हृदय उपेत्य वाला जो व्यान ये हृदय से धमनी अनुशिष्य स्थूलाणु स्रोतसाम केवलम शरीरगतम दोष संघात अग्नेयत्वात ये सब करने के लिए वो व्यान वायु की मदद ये वमन द्रव्य ये औषधि आपको मिलती है। यानी कैसा द्रव्य शरीर में काम करता है उसका सूक्ष्माति सूक्ष्म वर्णन यहाँ दिया है। अभी व्यान के जो गुण कर्म दिए है व्यानो रुद्धि स्थिता कृष्णम देहचारी महाजवा महाजवा का जो टीका दिए है प्राणाद्यापेक्षा गतिमान प्राण से भी गतिमान कौन है तो व्यान वायु और प्राय सर्व क्रिया तस्मिन प्रतिबद्ध शरीर की पूरी क्रिया व्यान वायु करता है। इसलिए हृदय अनुपेत्य हृदय में आने के बाद वो व्यान के ताबे में एक बार यह वामक द्रव्य चला गया जो मैं अभी जो डिटेल बारीक सारीक बता रहा हूँ ये व्यापक में आपको समझ में आ जाएंगे। हृदय में अनुपेत्य आ गया और अच्छी तरह गया होगा तो फिर व्यापक नहीं, अच्छी तरह स्नेहपान हो गया तो व्यापक नहीं, अच्छी तरह स्वेदन हो गया, अच्छी तरह दोषों का विलयन हो गया, अच्छी तरह आश्रय स्थान में से दो छूट गए, कुछ आश्रय स्थान में कुछ बच्चे कुछ नहीं वहां उस आश्रय स्थानों में कोई धक्का नहीं लग रहा है तो हृदय में अनुपेत्य दमनी अनुसृज्य। इसी तरह वो तीक्ष्ण उष्ण गुण से अग्निवायु भूयिष्ठ ऊपर की आमाशय में उसको दोषों को लेने के लिए क्योंकि आश्रय स्थान ज्यादा होने के कारण ये ऐसी कार्मुकता न पित्त के द्रव्यों में दी है ना वात के द्रव्यों में दी है, लेकिन वमन के द्रव्यों में इतनी बारीक जो दी है उसका कारण ये संचारी स्थान आश्रय स्थान ज्यादा होने की वजह से आश्रय स्थानों को जल्दी से जल्दी दोषों को छूट के आमाशय में लाना है और उसके लिए इतना संभार आपको चाहिए और वो पूरा प्रक्रिया वहां चरक में कल्पस्थान में आपको दी जाती है। इसलिए वमन द्रव्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वमन हम बोलते हैं कि वमन या अग्नि की चिकित्सा है, काय चिकित्सा है यानी अग्नि की चिकित्सा। जिसको काय चिकित्सा करनी है यानी जिसको चिकित्सा करनी है उसको वमन करना ही है। वमन के बजाय मैं वीरचयन दे दूंगा, वमन के बजाय मैं कथा अनुलोमन दे दूंगा, आमाशय में दोष है तो आमाशय की आपको चिकित्सा करनी पड़ेगी। बलजबरी आमाशय से आप उसको पतला करके नीचे लाएंगे तो वहां भी उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसलिए वमन की कार्मुकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये धमनी से लेके रस रक्त वाहिनी से लेके वात वाहिनियों से लेके पूरा उसके गुण दिए कौन से गुणों से वो बाहर स्नेह भावित का है। ये सब द्रव्य कैसा चाहिए तो स्नेह भावित का चाहिए। गलती से हमने स्नेहपान प्रॉपर किया नहीं है, वर्धमान मात्रा में स्नेहपान दिया नहीं है, पूरे संचारी स्थानों तक स्नेहन प्रॉपर गया नहीं है, फिर ये स्नेह भावित काये नहीं होंगी तो फिर वो तकलीफ आपको दे सकता है। इसलिए उसको
आपको इस्तेमाल करना है। फिर हम क्या करते हैं, वचा बहुत तीक्ष्ण है, उसका इस्तेमाल सिर्फ उन्माद अपस्मार में करेंगे, बाकी जगह पे करेंगे नहीं, क्योंकि उसके वेग रुकते नहीं क्यों, वहां वात प्रकोप हो गया। किसने प्रकोप किया, व्यान ने उदान को प्रकोपित किया, और उदान अभी वेग रोक नहीं रहा है। तो स्नेह भाविते काय होंगे तो ये गड़बड़ होती नहीं। स्नेह भाविते काय प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन, और महाजवा गुच्चुप बैठता है व्यान वायु, और स्नेह भाविते काय, इसलिए वात प्रकोप होने के चांसेस 0 रहते हैं। इसलिए वहां कोष्ठ भी स्निग्ध चाहिए, शाखा भी स्निग्ध चाहिए, मध्यम रोगमार भी स्निग्ध चाहिए। इतना अच्छा स्नेह भाविते काय होगा तो फिर ये वमन की चीजें आपको अच्छी मिल सकती है। तो आमाशय में अनुप्रणव भावात, आमाशय में लाने का, और फिर अग्निभूयिष्ठ द्रव्यों से उसको बाहर निकालना है। ये सब चीजें वमन की कारमुक्त में आपको मिलते हैं। तो दोषों को ऊर्ध्वभागर प्रभाव से उद्वान वायु को प्रेरित होकर आमाशय से ऊपर फेंकने का काम ये सब वामक द्रव्य या मदनम मधुकर निम्बा जो भी है वो करते हैं। तो इसके लिए उनका इस्तेमाल करते वक्त वमन देने की जो प्रक्रिया है आगे जाके आएंगी, जो चरक ने बताई है और वाग्वट में उसमें बदलाव किया है। तो ये दोनों चीजों की तरफ हम कंपैरिजन भी लगे तो आगे जाके भी, तो इसलिए ये एक महत्व का कारण है। अभी वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठतमानी, क्यों श्रेष्ठ है, तो कल्पस्थान में बताया कि अनापायित्वाद है, यानी चरकाचार्य ने गारंटी दे दी है कि इससे अपाय होने वाला नहीं है। इसलिए मदन फल से डरना मत, मदन फल डरने वाली चीज नहीं है, या मदन फल से कभी डरना नहीं। हम छोटे छोटे बच्चों को 125 मिलीग्राम की 250 मिलीग्राम की पूरी डायरेक्ट घी में या दूध में डाल के खीर में डाल के पिला देते हैं, और वो मन अच्छा होता है बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का मन होता है। तो ये एक तो घृत सेंधव का बस्ते वमन आया है तुरंत बच्चों को। अभी आजकल डिलीवरी हुई कि बच्चों को क्या करते हैं, सक्शन करते हैं और फिर सब चिकट कप निकालते हैं। वहां अपने यहाँ घृत सेंधव का वमन बताया। पहले घंटे का बच्चा, पहले मिनट का बच्चा जब बाहर आता है उसको घृत सेंधव चटा के नाक में गले में जो भी कफ होगा या जो भी गर्भजल अटका होगा जो भी होगा वो निकालने के लिए वमन बताया। एक इमरजेंसी केस हमारे पास आई थी कि जिसको सीजर सेक्शन किया, थोड़ा बहुत सक्शन किया, लेकिन वो गाढ़ा होने की वजह से उन्होंने तुरंत NaCO में डालने के लिए दूसरे जगह पे भेजने के लिए सब तैयारी करवा ली। वो पेशेंट हमारे पास आया कि भाई यहाँ हमको एडमिट करना है, हमारे MIDC में काम के हिसाब से मदद में था। तो हमने बोला ठीक है, पैसे के लिए आया था, पैसे देना जरूरी, वहां जमा करना जरूरी। वहां हमने घृत सेंधव उस 20 मिनट के, 20 भी नहीं 15 या 20 मिनट वहां से उठा के वहां तक, यानी ज्यादा से ज्यादा 200-300 मीटर का अंतर है। वहां घृत सेंधव यानी इतना मुंह छोटा रहता है कि वहां घृत सेंधव लगना भी मुश्किल, लेकिन वो सांस लेने में दिक्कत नहीं सके। जवान बाहर थी, उस जवान को क्या लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, एक चिकट बड़ा कप चिकटा निकला, बेड़का निकला, और जो हाथ पांव काले नीले होने जा रहे थे बच्चे के, तो जैसे 3 या 4 मिनट में चिकट कप निकला, रोया जोर से और हाथ पांव का कालेपना कम हो गया। फिर वहां हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने उनके हिसाब से शाम तक पूरा उसको जो भी करना था वो किया। शाम को बता देगा अभी आपका बच्चा सेटल है, आज भी वो बच्चा जिंदा है। तो ये घृत सेंधव का वमन किसको देना है, तो पहले दिन के पहले अवस्था में भी आप दे सकते हैं, दिमाग पे रखने के लिए आपको बता दिया। हर एक को हम हर एक पेशेंट को ऐसा करने जाएंगे तो बराबर नहीं होगा, लेकिन जब हमारा चांस मिलता है कि हमारा जो सूत्र है क्रिया कालम ना आपे, जो होगा वो बाद में देखेंगे, ग्रंथों के बाद में सोचेंगे, श्लोक बाद में याद करेंगे। अभी सामने आपके पास पेशेंट है ना, आप क्या कर सकते हैं, वो कोशिश तो करो, कोशिश करने के बाद नहीं हुआ तो उनके पास बड़े बड़े हॉस्पिटल पड़े ही है, वो कर दो, आते बैठेंगे। इसलिए मदन फल जो विधि है मदन फल का अवस्था के साथ में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए अनापायित्वाद ये इम्पोर्टेंट है। ज्यादा करके वसंत ऋतु के बाद में ही, वसंत या ग्रीष्म ऋतु में मदन फल ज्यादा करके आता ही है। अच्छा मदन फल देखना है, उसको आपको रेती में या किसमें तो भी डुबो के रखना है, क्योंकि धान्य राशि में भिगो के रखना, कूट करके रखने को बोला है, लेकिन धान्य राशि को मदन फल का मधुर गंध आता है,
आगे जाके गंध का इस्तेमाल कैसा होता है वो भी बताएंगे। तो उसके लिए उसको निकाल के 7 दिन में 14 दिन में वो बाहर का कवच हल्का हो जाता है, मदन फल पिंपली निकालनी है और फिर उसके अलग अलग कल्प बनाने। ये कल्प स्थान में एक श्लोक है, नवयोगा कषायेषु मात्रा, यानी अलग उन्होंने क्या किया, अभी ये भी कंसेप्ट मुझे आपको क्लियर करना है कि कल्प स्थान में ये इतने कल्प उन्होंने चरक ने मदन फल के आपको बता दिए कि मदन फल कषाय 9 प्रकार से आप कर सकते हैं। दूध और घी के 5 योग उन्होंने बता दिए, उगरती के 6 योग बता दिए, पुपली का 16 योग बता दिए, पानी चूर्ण के योग बता दिए, अवलेव मोदक उत्कारी का आषाढ़वादी, ये योग उस जमाने में जो लोग वैसा लेते थे उस हिसाब से उन्होंने ये सब चीजें वहां की वो कल्प बनाने की कोशिश की, मदन फल के कल्प। अभी जो आज के तारीख में हमारे पास जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट को तुरंत आमाशय में दोष, जैसे मैंने कोष्ठगत अवस्था बताई, उत्कृष्ट अवस्था ने अनुत्कृष्ट अवस्था। अभी उत्कृष्ट अवस्था वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं, जी मचलता है, सिर दुख रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, और ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे नहीं नहीं तो अभी 3 दिन 5 दिन स्नेहपान ले, फिर तेरे को वमन देना पड़ेगा, तब तक पेशेंट भाग जाएगा। दोष उत्कृष्ट है, तत्र उत्कृष्ट, जोर का श्लोक ये वाग्भट का है, आगे जाके चरक का आएगा। चरक में भी वही बताया है जो वाग्भट में सीधा करके इजी करके बताया। उत्क्लेश है, समुत्क्लेश है, कफे प्राय है, चले दोष उल्टी, दोष वो बोल रहे हैं उल्टी हो गई तो अच्छा लगेगा, फिर आपको क्या दिक्कत है, आप पेशेंट को गुनगुना पानी पिलाओ। मधु और सेंधव का वर्णन आगे जाके आता है कि योग वमन के लिए मदद करता है, तो सेंधा का पानी लो, उंगली डालो, आमाशय को साफ करवा दो, उसको बोलते हैं सद्यो वमन। सद्यो अभी उत्क्लेश है, अभी आमाशय में दोष है, सद्यो वमन यानी पूरा हो गया क्या, नहीं, सद्यो यानी अभी वो आमाशय में था, हमने दोष निकाल दिए, आमाशय साफ हो गया, थोड़ा बहुत अग्नि बढ़ जाएगा, संशोधन कम करवा दिया तो फिर दोष बचे का है तो संचारी स्थान में और आश्रय स्थान में। उसके लिए फिर हम पेशेंट का वापिस निदान करेंगे, वो वमनाहार है कि नहीं सोचेंगे, और फिर उसको वमनाहार बनाने के लिए वापिस स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, उसकी मैनेजमेंट बनाएंगे, उसके लिए सम्यक स्नेह चूज करेंगे और अच्छी तरह फिर प्रॉपर वमन देंगे। दूसरा जो वमन है वो आपकी दर्शन वमन होगा और संप्राप्ति भंग अच्छी होगी। अभी तुरंत सद्य वमन से क्या हुआ, दोष निकल गया, उसको अच्छा लगा। बहुत बार हमारे यहाँ होता क्या है, सिर दुख रहा है, उल्टी ऐसा लग रहा है, हम सुचेकर उसके मुंह पे मार के फेंकते हैं, सुचेकर से प्रभुते शोधना में दोष ज्यादा है, फायदा होता नहीं। पेशेंट फिर जाके एंटासिड लेगा, उल्टी बंद करने की गोली लेगा, और फिर वहां से वो दोषों को दबाने के बाद दोष क्या होते हैं, कोष्ठ से शाखा शुरू हो जाती है और वहां दूसरे कॉम्प्लिकेशन निर्माण करवाता है। तो इसलिए ये कल्प जो है, हम प्लेन मदन फल भावित मदन फल एक पहला प्रयोग बनाते हैं। ये जो कल्प मैंने ग्रंथोक्त इसलिए याद दिया है, जो प्रैक्टिकली हम करवाते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, बाकी डिटेल मदन फल के बारे में बताने की बजाय। यानी मदन फल को, पिपली को साफ करके फिर उस मदन फल पिपली को आपको घृत, मद और दही और तिलकल्क ऐसे चारों में भावित करने को बोला है। तो हम क्या करते हैं, पहले मदन पिपली अतिशय रुक्ष रहती है, डायरेक्ट पिपली का चूर्ण आप इस्तेमाल करने जाओ प्रैक्टिस में तो वहां ये जो मैंने बताया पहला श्लोक, तत्र उष्ण सूक्ष्म समय विकसनी, यहाँ रुक्षता व प्रकोप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और वो मदन फल पिपली इतनी रुक्ष रहती है, जैसे चरकाचार्य ने बताया कि रात को उसको भिगो के रखो, उसको अच्छी तरह सवेरे निचोड़ो और फिर उसका इस्तेमाल करो। एक एक शब्द में ध्यान देने वाली बात है। चरक ने बता दिया, हमने छोड़ दिया, सवेरे निकाला पाउडर, तुरंत डाल दिया, घोल के तुरंत दे दिया, 100% उस मदन फल आपको तकलीफ देगा। इसलिए उसको घी में हम पहले भावना देते हैं, घी में भावना देने के बाद में फिर उसको दही में भावना देते हैं। दही में डायरेक्ट हम शहद में भावना देते तो शहद ज्यादा लगता क्योंकि उसमें रुक्षता, डायरेक्ट दही में देते तो दही से मदन फल ज्यादा टाइम टिकता नहीं, खराब हो जाए। इसलिए पहले घी की भावना, फिर दही की भावना, फिर शहद की भावना, और उसको अच्छी तरह सूक्ष्म अति सूक्ष्म, मर्दनम गुणवर्धन, जितना आप सूक्ष्म करेंगे उतनी कम मात्रा में आपका मदन फल कल्प काम में आ जाता है। और ज्यादा करके डायरेक्ट जब हम मदन फल की पुड़िया बताते हैं वो देने के लिए ये सबसे अच्छा काम उसमें बन जाता है। तो ये
मदन फल, भावित मदन फल का कल्प हम बनाते हैं। एक बार ये भावित मदन फल आपका बन गया कि इससे फिर बहुत सारे कल्प हम बना सकते हैं। जैसा सूक्ष्म शक्कर डाल के सूक्ष्म मदन फल हम बनाते हैं, जो नारायण प्रभु करके है डोंबिवली के, वो सूक्ष्म औषधि कल्पना थी। जो अच्छी चीज है वहां से हमने मिटाना है, तो वहां से वो सूक्ष्म उतना, वो जो 1 ग्राम का 1 किलो करते हैं उतना नहीं हम करते, लेकिन शक्कर डाल के बच्चों के लिए मीठी पाउडर होगी, बच्चा फटके में पी जाता है, 2-3 मीठा पिलाओ। छोटे बच्चे कफ अवस्था में रहते, कफ प्रधान दोष दृष्टि उनमें ज्यादा रहती है, कफ की तकलीफें ज्यादा रहती है। पुराने जमाने में बताते कि छोटे बच्चे ने कफ, क्योंकि उनका आहार भी दूध घी छाछ ऐसे ही पौष्टिक था। अभी जरा थोड़ा बच्चों में गड़बड़ है, सभी पिज्जा बर्गर और भजा बटेटे बड़े तली हुई चीजें खाने लगते हैं, इसलिए वो आहार और कफ प्रधान अवस्था बच्चों में भी अभी देखने पड़ती है। पुराने जमाने में देखने की जरूरत नहीं रहती। उसको सर्दी है, खांसी है, टॉन्सिल है, कान फूट रहा है, सिर में तकलीफ है, छाती में कफ पड़ रहा है, बार बार खांसी आती है, मदन फल की पुड़ी दे दी कि वो अमन हो जाता था। अभी ये नहीं है ना, तला हुआ तीखा वगैरह कुछ गड़बड़ पित्त की कोई अवस्था नहीं है ना, वो देख के फिर वो पुड़ी हमको देनी पड़ती। तो मदन फल की उस बच्चे को रवे की खीर पिला दिया, चावल की खीर पिला दी। मीठा उसको क्या पसंद है, बच्चों की टेंडेंसी रहती है, उनको जो चीज पसंद है वो ज्यादा मात्रा में मिल गई तो दबा के खा लेते, आगे पीछे का सोचते नहीं। तो ऐसा उनको अखंड पान को हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको क्या पसंद है, दूध पसंद है क्या, बोर्नविटा पसंद है क्या, खीर पसंद है, बस जिसको बोर्नविटा पसंद है उसको बोलना आज तेरे को 1 के बजाय 2 गिलास बोर्नविटा देता हूँ। 2 गिलास बोर्नविटा पी गया तो उसके साथ एक छोटी सी मदन फल की पुड़ी दे दी। तो जब तक मदन फल की पुड़ी अंदर काम करती है, तत्र उष्ण उष्ण सूक्ष्म वेवाई विकासिनी स्वविर्ण हृदय उपेत्य, तब तक यहाँ पे आराम से बेचारा पीते रहता है बोर्नविटा का दूध। और वो दूध जब अंदर जाता है और ये संप्राप्ति बराबर होती है, तो बिना कुछ काम किए बराबर मुंह खुलता है। उसके लिए ना उंगली डालने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। और उसको आखंड पान बच्चे कर नहीं सकते, और आखंड पान बलजबरी करना भी नहीं, ये ध्यान में रखना। तो जितना वो पिया होगा, उसको शरीर जितना मांगता है उतना दिमाग बराबर सोचता है कि अभी यहाँ बंद कर, तो 1 गिलास या 1.5 गिलास बोर्नविटा पीता है, और फिर 15 मिनट में या 20 मिनट में उसको जो पिया है वो निकल जाता है। उल्टी हुई तो थोड़ा बहुत बच्चा डरता है, उस टाइम ध्यान देना है, उसके रिलेटिव पालकों को बता के रखना है कि उल्टी हुई तो डरना मत, लेकिन निकलने देना। उल्टी निकल गया है तो ज्यादा अच्छा नहीं, ना कुछ अड़चन नहीं तो मुझे बुलाना। एक ही वमन अच्छा हो गया, पूरा हमारे साफ हो गया, अग्नि बढ़ जाता है। उस दिन का उसका आहार सिर्फ लाया खिलानी, लाया नहीं खाता है तो लाया का पाउडर खिलाओ, पाउडर नहीं खाता, ऐसे 10 पर्याय संशोधन क्रम के भी बना के रखने। एक आधा बच्चा वीक है, उसको फालतू में मंडप या विलेपी के पीछे लगना नहीं है। उसके लिए चरक ने तर्पण संशोधन क्रम बता के रखता है, यानी तुरंत उसको दारिम स्वरस दे दिया, या मधुर आम्ल रस का स्वरस दे दिया, खरजूर आदि मंत्र दे दिया। तर्पण में स्वच्छ तर्पण और घन तर्पण ऐसा संशोधन क्रम है। तो खरजूर आदि मंत्र का पानी भी दे दिया तो भी उसका संशोधन कम हो जाता है। फिर एक बार ताकत आ गई, संतर्पण हो गया कि फिर मंडप या विलेप पे आगे का 1 दिन का 2 दिन का संशोधन कम हो गया तो भी बच्चे का काम हो जाता है। इसलिए भावित मदन फल, सूक्ष्म मदन फल सिद्ध दूध। अभी दूध जिसको जिसको अखंड पान के लिए भागवत में वो दूध बताया, लेकिन पित्त प्रधान प्रकृति होगी, पित्त अनुबंधित दोष होंगे, तो वहां दूध का इस्तेमाल हमको करना नहीं है। वहां दूध देना है तो फिर आधा दूध आधा पानी करना है, तो वहां भी हम उस पेशेंट को स्नेह भी अच्छा खा गया, अग्नि ज्यादा तीक्ष्ण है, लेकिन उस क्लेश के लक्षण उतने मिलते नहीं, तो हम उसमें और एक प्रयोग करते कि दूध को सिद्ध करवा देते, थोड़ा सा मदन फल का मामूली मात्रा में मदन फल डाल के, तो वो दूध भी काम में आ जाता है। मदन फल की मात्रा के अलावा अलग से दूध आ जाता है। मदन फल की दूध के साथ दही में मदन फल दे देते, दही चावल खिलाते, ज्यादा करके मलेरिया और विषम ज्वर वाले जो पेशेंट रहते हैं वहां दही चावल खिला के, मलेरिया में जो ज्वर का वेग रहता है कोष्ठ शाखा गति रहती है, शाखा कोष्ठ गति रहती है, तो ऐसे वक्त फिर हमको मलेरिया के पेशेंट में क्या करना है, तो उसको कितने बजे बुखार चढ़ता है, दोपहर को 4 बजे चढ़ता है, यानी 4 घंटे पहले, यानी 12 बजे दोष कहा है तो आमाशय में, तो 12 बजे या 1 बजे हम दही चावल मदन फल डाल के, या दही बनाते वक्त ही मदन फल सिद्ध दही बनवा दिया उस पेशेंट को और दही चावल खिलवा दिया, और ऊपर से थोड़ा और जरूरत लगी तो थोड़ी एक पूरी उसके समाधान के लिए दवाई ले, दही चावल अच्छी तरह चूर के खा,
और फिर बाद में और ऊपर से थोड़ा सा मदन फल दे दिया, तो उसको बराबर 20-25 मिनट में वो दही चावल पूरा उल्टी के जरिए निकलता है, वमन अच्छा हो जाता है। और 4 बजे मलेरिया का आने वाला बुखार रुक जाता है या उसकी मात्रा कम हो जाती है। 104 होगा तो 100 पर आ जाता है और उस 99 तक आ जाता है। और फिर एक बार वो संप्राप्ति भंग हो गई, शाखा कोष्ठगति कंट्रोल में हमने ला दी, तो बाकी शेष दोष शमायत, उसके लिए बाकी दवाई दे दिया। तो मलेरिया के पेशेंट एंटी मलेरियल बिना दवाई के हम वमन से अच्छे कर सकते हैं। सिर्फ आपको उस दोष कोष्ठ में कब है वो आपको याद आना चाहिए, उसको शाखागत होने के पहले कोष्ठ से बाहर निकालना चाहिए, वो अवस्था आपकी आनी चाहिए। विषम ज्वर में भी ऐसा ही रहता है। विषम ज्वर पश्चिमाशय और पक्वाशय में होगा तो विरेचन की अवस्था वहां आती है, लेकिन आमाशय में दोष दृष्टि कभी मिलती है तो वहां भी हम वमन का प्रयोग करते हैं। प्राय विषम ज्वर वाले पेशेंट पश्चिमाशय में हमको मिलते हैं, तो हम उसके लिए विरेचन कर्म का एक प्रक्रिया, लेकिन अभी अपनी वमन की ये चालू है, इसलिए हम वमन के बारे में सोचेंगे। तो मलेरिया में सबसे अच्छा आमाशय का वमन, ये मलेरिया में सबसे अच्छा काम करवाता है और बढ़िया रिजल्ट उस आमाशय में मलेरिया के वमन में मिलते हैं। जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा वगैरह वाले जो पेशेंट है, रक्तपित्त वाले, उनको ऐसा कोई भी क्या एलोपैथी की दवाई नहीं चलती है। ऐसे लोगों को आपको मिलनी चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट मिलनी चाहिए, आप प्रयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। और आप प्रयोग करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो अलग अलग टाइप के आप पेशेंट देख सकते हैं। अभी एक चरक का एक और श्लोक जो मैं मदन फल के अलावा गड़बड़ बहुत बार हमारे पास होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सभी प्रकार के वमन योगों में कफ को पतला करने के लिए, कफ कैसा रहता है, तो गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लष्ण सांद्र मृदु स्थिरा, ये कफ के गुण है। उसमें क्या होता है, स्त्यानत्व तो बहुत बार बढ़ जाता है, और फिर उसको छेदन करने के लिए जैसा वामक द्रव्य काम करता ही है, विच्छेदन देती वगैरह आपका वहां वर्णन आया ही है, लेकिन ये सभी प्रकार के वमन योगों को कफ विलयन करने के लिए उसका छेदन पिघलने के लिए, छेदन के लिए मध और सेंधा नमक मिला के आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट उसके अच्छे मिलते हैं। वमन द्रव्य का हम उष्ण ज्येष्ठ मत काढ़ा रहा क्या बाकी चीजें रही तो गुनगुना ही देते, गर्म के बजाय गुनगुना देते, तो वहां शहद हमको बाहर ही निकालना है, इसलिए वहां उसकी व्यवस्था होती नहीं। और एक मुद्दा जो प्रैक्टिकल मदद का है, शहद में कभी मदन फल मिला के चटाना नहीं। चटा सकते हैं वसंत ऋतु वाले पेशेंट को, वाले पेशेंट को, लेकिन हम क्या करते हैं, मदन पिंपली और सेंधव इसको शहद में पहले मिलाते हैं, उसके बाद में वहां उसके अंदर हम मधु एष्टी फांट उसमें डालते हैं और वो शहद को पूरा पतला करते हैं, जैसे ये बताया ना गर्म करने के, तो पतला करने से क्या होता है, और फिर वो जो योग रहता है मदन फल का हमारा, वो फटके में हम मुंह में डाल देते पेशेंट को, जबान नाटक करती है, जबान को टेस्ट आया, जबान पे मदन फल की टेस्ट चाहती है तो वो कंटिन्यूस रहती है, और फिर वेग रुकने को तकलीफ होती है। शहद के साथ चटा हुआ वमन द्रव्य मदन फल जो है बहुत बार आमाशय में कहीं चिपक गया, तो जब तक वो बाहर निकलता नहीं तब तक अतियोग की प्रक्रिया बहुत पेशेंट में देखने को मिलती है। इसलिए उसको सबको मिलाओ, फिर मधु एष्टी फांट में पानी में घोल के फिर उसको पिला दो, तो निकलने में वो इजी रहता है। वमन करते वक्त वामक द्रव्य निकला कि नहीं निकला, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। वामक द्रव्य जब तक निकलता नहीं तब तक पेशेंट को घर पे भेजना नहीं, आधे घंटे 1 घंटे बाद भी वो वापस वेग शुरू हो सकते हैं। इसलिए वामक द्रव्य अलग से दिखता है, वमन करते वक्त आप ध्यान देना है, कफ निकला पित्त निकला, वैसा वामक द्रव्य निकला कि नहीं तो आपको देख लेना है। इसलिए मधु और सेंधव का वमन द्रव्यों में इस्तेमाल करने को आप बताएं। हम पिंपली का भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ये मधु और सेंधव, इसका इस्तेमाल सिर्फ मदन फल पे या वमन द्रव्य में ही नहीं करना है, हम सेंधव का इस्तेमाल ऐसा भी आप कोष्ठगत या उत्क्लेश अवस्था वाले पेशेंट को हम वमन के लिए करते हैं। मध और सेंधव मिला के पानी बना के वो पिला दिया और उल्टी करवा दिया तो भी उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है, तो उसके तरफ आपको ध्यान देना है कि मधु सेंधव का कफ विलयन पर विशेषतः तमक श्वास वाले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं नस्य स्थानिक स्नेह सेवन करने के बाद में,
तो ये मधुसेंधव का काम, मदन फल वहां देना जरा कठिन जाता है बहुत बार, क्योंकि जाप्य व्याधि स्थित वो ज्यादा रहता है। तो मदन फल की मात्रा कम करके इसकी मात्रा बढ़ा दिया तो भी वेग अच्छी, यानी वो मात्रा जजमेंट के लिए ये मधु और सेंधव का भी काम हमको अच्छा मिलता है, तब लोग श्वास कफज आगे जाएगी। मदन फल पिंपली का जैसे मैंने बताया दूध का क्षीर प्रयोग चरक ने उसके जो कल्पया है वो अधोग रक्त पित्त में मदन फल पिंपली का सिद्ध दूध बना के देना है। रुद्दाह, हृदय में दाह होगा तो फिर मदन फल सिद्ध दूध पिला दिया तो अवस्था, ये अवस्था चरक ने कल्पस्थान में देके रखी है। ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम मदन फल में क्या देना है तो भी उसने बता के रखा है कि हम वो अधोग रक्त पित्त होगा और रुद्दाह होगा तो मदन फल पिपली का दूध बनाओ और वो दूध या उसकी यवागु बनाओ और यवागु डाल उसको उस पेशेंट को पिला। अब ये अधोग रक्त पित्त का उदाहरण जो व्यवहार में सबको मिलता है, जैसा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है या पीसीओडी वाले पेशेंट को ब्लीडिंग की अवस्था हमको देखने को मिलती है, खून ज्यादा जोर से जा रहा है तो वो भी हमारे हिसाब से अधोग रक्त पित्त ही हुआ। हमको सिर्फ वहां देखना है कि अधोग रक्त पित्त की अवस्था में वहां वात प्रकोप तो नहीं है। ऐसे पेशेंट को हम पहले क्या करते थे, एक छोटा सा बस्ती देते तेल का, जिससे वात के खुद के स्थान में उसको गुपचुप करवाते, यानी उसके खुद के स्थान में वात प्रकोप से फोर्सफुली ब्लीडिंग हो रहा है तो पैड लगा के अच्छी तरह एक बस्ती दे दिया तो उसे वात का शमन हो जाता है। और वात का शमन होने के बाद में फिर उस पेशेंट को अधोग अवस्था में वहां वो रक्तपित्त के आगे अवस्था है कि बल अच्छा है पेशेंट का, उत्क्लेश अवस्था है और कफ निकल गया तो उसको अच्छा लगने वाला है, ऐसी अवस्था में बस्ती से पहले वात का शमन करना है और फिर मदन फल का दूध पिलाना है, मदन फल सिद्ध दूध। मदन फल सिद्ध दूध सिद्ध पिलाना है तो यहाँ यवा को वर्णन किया हम दही दूध चावल, पेशेंट को बोलते कि दूध चावल एक कटोरी भर खा, ऊपर से जितना हो सके उतना दूध पी, तो मदन फल उसमें डाल दे दूध में और फिर अशांति से राह देखना है। यहाँ कहीं भी बलजबरी वमन करवाना नहीं, ये दिमाग से पक्का निकालो। और जब व्याधि व्यापक होता है वो अखंड पान से होता है, पीतम मूर्तम अनुपालित वगैरह वगैरह जो है वो अखंड पान के लिए, और अखंड पान वाली ये कोई भी व्याधि वाला जो पेशेंट है जहाँ उसका बल देख के आपको उसको 2 ग्लास आधी कटोरी जितना होगा उतना वमन को मदन फल को उसका काम करने दो, वो खुद से खुद निकलेगा। और नहीं निकला तो मदन फल क्या है, अनापायित्वात तो उसने बता ही दिया है, अनुलोमन है। हम बस्ती में मदन फल का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से नहीं निकला तो नीचे जाने वाला है, आप बलजबरी करोगे तो ऐसे पेशेंट को फिर वो मुंह में पानी आता है, वो भी अवस्था वमन की चरक ने बहुत अच्छी बताई, मुंह में पानी आता है, पेट फूलने लगता है। फिर थोड़ा सा मदन फल दे दिया, थोड़ा सा लवण जल पिला दिया कि अधोग रक्त में जिसको ब्लीडिंग होती है उस पेशेंट को हमने ऐसा वमन दे दिया तो एक ही वमन में उसके पीसीओडी वाली जो ब्लीडिंग होगी या कोई भी फाइब्रॉइड की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होगी, एडिनोमायोसिस की वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती होगी, तो ये ब्लीडिंग का जो प्रेशर है या जोर से जाना है, ब्लीडिंग कम हो जाता है वमन से। और फिर उसकी बाकी अवस्था देख के, बाकी लक्षण देख के, बाकी दोषों के लिए जो आगे की चिकित्सा आपको करनी है, वात की चिकित्सा करनी है, रक्तवर्धक चिकित्सा करनी है, वो भी करनी, जो भी है वो करनी है। लेकिन ये अवस्थाएं बारीक बारीक एक एक शब्द दिया है वहाँ ग्रंथों में, वो आपको पढ़ना है और उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। कफज सर्दी, तमक श्वास और कफ प्रसेक, इसमें दही या दधी मस्तु के साथ मदन फल पिंपली, ये थोड़ा सा कोई जो बच्चों ने बनाया उसमें थोड़ा सा जल पिंपली यानी मदन फल पिंपली है, लेकिन वो उसका दूध बनाना है, उस दूध का दही लगाना है और फिर उस दही से वमन करवाना है, या दही का जो पानी ऊपर से आएगा वो पिलाना है और फिर उसका वमन करवाना है। तो उसके लिए भी ये तीनों अवस्था है। कफज छर्दी, बहुत सारे स्टमक श्वास के भी पेशेंट आपको आते हैं या टीबी के भी जहाँ ब्लीडिंग नहीं होता, राजयक्ष्मा वाले पेशेंट, लेकिन कफो प्रधान अवस्था है, उनको क्या अच्छा लगता है, तो कफज छर्दी वाले को और जिसको मुंह में कफ ज्यादा है, बोधक कफ की दृष्टि है, क्लेदक कफ की दृष्टि है, अवलंबक कफ उसका बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि आहार रस से बिगड़ा है तो अवलंबक कफ जो बनता है वो आहार रस के बाद में रस धातु के पहले अवलंबक कफ की निर्मित है, टीका आप देखेंगे तो फिर वो अवलंबक कफ बाकी कफों का पोषण करवाता है। तो ये कफज छर्दी जो होंगी, बड़े बड़े बेड़ के निकलते, बड़े बड़ा कफ निकलता है,
यानी आमाशय समुद्भव, तमक श्वास, कास, ये सब चीजें तो आमाशय में बिगड़ा हुआ है। तो वहां आपको क्या करना है, तो उसको क्या पसंद है, तो कफ वाले पेशेंट को हमने दूध पिला दिया तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दूध से मुझे और कफ होता है। तो उसको बताना है दही से दवाई देते हैं, लेकिन ये दही की वजह से तुम्हारा जो थोड़ा थोड़ा कफ निकलता है वो पूरी तरह अच्छी तरह निकलेगा। या दही का पानी दे दिया तो कुछ समझ में नहीं आता, उसमें तुम मदन फल डाल के उस पेशेंट को वमन दे दिया। जैसे मैंने शब्द बताया था कि सद्य वमन, तो सद्य वमन में ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन दीपन पाचन घृत बनाते, यानी सुंठ, सेंधव, उसमें कोई और हमारे पास होगा तो दीपन पाचन, जो जीरा बीरा, अजवान बिजवान जो भी होंगे दीपन पाचन, उस पेशेंट को जो जरूरत है उस हिसाब से दीपन पाचन घृत बनाना है। तो उसमें थोड़ा कभी कभी आमसूल डाल देते, जो टेस्ट आना चाहिए वो घी से, क्योंकि कफ की वजह से उस पेशेंट की टेस्ट जाती है, कफ के प्रोसेस की वजह से उसका खाना कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम उसको घी बार बार मुंह घी देना है, चाय में डाल के देना है, नुस्खा घी चक्कर चाटने के लिए देना है, रोटी को लगा के देना है, चावल में डाल के देना है। 2-3 दिन में घी देने से उसका कफ छूटने लगता है। फिर तीसरे दिन या चौथे दिन दधी मस्तू का पानी पानी निकाल के उसमें थोड़ा मदन फल भावित घोल के शक्कर डाल के 1 गिलास या 1.5 गिलास पिला दिया, तो उससे वो जो भी स्नेह भावित एक आए हैं, इसलिए कहीं गड़बड़ न होते हुए वो दधी मस्तू बहुत अच्छी तरह, जैसा भांडा कलंटा है तो उल्टी होती है, वैसा इजीली वो कफ उल्टी के जरिए निकल जाता है। और फिर उल्टी के जरिए कफ निकल गया, उस पेशेंट का चिकट कफ निकल गया कि गर्म पानी गार्गल्स करना है। ये तीनों में भी जितना वमन को इम्पोर्टेंस है उतना ही धूम्रपान को इम्पोर्टेंट है। फिर शेष दोषों के लिए धूमपान करते हैं हम, और उसके बाद में फिर धूमपान हो गया उसका अच्छी तरह कि लाया सिर्फ उस दिन भर लाया ही खिलाना है, लाजा सर्दी सर्दी के ऊपर साड़ी की लाया दिन भर देना है। फिर जरूरत लगी, उसने मांगा तो फिर दूसरे दिन उसको हम भाखरी चटनी देते, या कफ होना नहीं चाहिए ऐसी चीजें देती। लाया में थोड़ा चने की पाउडर भी डाल के कभी कभी दे देते, चना और लाया मिला के पाउडर बनाना है। मेथकुट बात आपको चने से बन रहा है, मेरे को मालूम होगा, तो वो चावल में या पेया में डाल के भी हम दे सकते हैं, सेंधा हिंग रहता है उसमें, तो वो भी काम में आता है। तो ये दधी का और दधी मस्तू का, जैसे मैंने इसमें बताया मलेरिया में दधी का, दही और चावल का, वैसा दधी मस्तू का जो पानी पानी ऊपर आता है, बड़ी मात्रा में डाल दिया तो मिलता है आपको ज्यादा पानी उसका। तो तमक श्वास, कफज सर्दी और कफ प्रसव। तमक श्वास में भी अभी तुरंत तमक श्वास हुआ है उस पेशेंट को, कुछ दिनों से ही उसको तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, जी घबरा रहा है, आमाशय समुद्भव है, वो स्थानत्व ज्यादा रहता है, इसलिए स्थानिक स्नेहन सेवन अच्छी तरह करो, दोषों को छूटने दो और फिर तमक श्वास में वमन दो। उसके बाद में पिंपी रसायन सुवर्ण वाले ने वसन दे दिया तो कोई भी पंप लेने की जरूरत पड़ती नहीं जिंदगी। तो श्वास कभी अच्छा होता नहीं, ये जो मॉडर्न वाले बोलते उनका तमक श्वास जड़ से निकल जाता है। अभी तमक श्वास कफ ये आमाशय समुद्भव है, लेकिन फुफ्फुस बनता कैसे है, तो रक्त फेन प्रभाव फुफ्फुस है, यानी थोड़ा क्रॉनिक हो गया होगा तो आपको उसके साथ में वमन के साथ में रक्त दृष्टि के कुछ लक्षण उस पेशेंट में क्या तमक श्वास, क्योंकि वो पंप वो जो लेते स्टीरॉयड लेते उससे रक्त दृष्टि होती है, उसके लिए हम रक्त मोक्षण भी वमन के साथ में करते हैं। रक्त मोक्षण से क्या होता है, तो शाखा कोष्ठ गति अच्छी हो जाती है, और वमन अच्छा होने के लिए वमन के पहले रक्त मोक्षण करवा लिया और फिर तमक श्वास में वमन दिया तो वमन के रिजल्ट भी हमको अच्छे मिलते हैं। इसलिए दधी और मस्तू का कल्प आप उसमें बना सकते हैं। फिर मदन फल के बहुत सारे प्रयोग है, मैंने दो तीन जो मुझे जहाँ ये अवस्थाएं मिली वो अवस्था वाले कल्प लिए, बाकी छोड़ दिए मैंने। मदन फल पिपली का कल्प, रक्त कांचनार, उस कषाय त्रिफला में मिलाकर गोनी बनाए, और अवस्था क्या है, तो तीव्र कफ प्रसेक होगा, ग्रंथि की वजह से ज्वर आया होगा, उदर रोग और अरुचि यहाँ है, रक्त कांचनार की मदद से आप उसको ले सकते हैं। मदन फल सूंघने वाला पुष्प प्रयोग मदन फल का चरण में बता दिया कि पुष्प प्रयोग सूंघ के निकल जाए, तो जहां कफ और पित्त दोनों का पित्तानुबंधी कफ दृष्टि होती है, ज्यादा करके अम्ल पित्त वाले पेशेंट देखो आपके, ज्यादा करके सुकुमार मुख दूषिका वाली लड़कियां सबसे ज्यादा आती है, ज्यादा करके ऊर्ध्व चतुर्गत विकार वाले जो पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं। ऐसे हर पेशेंट को उत्क्लेश अच्छी तरह निकालने के लिए ये मदन फल पुष्प का वर्णन ग्रंथ में आया है।
अभी उन्होंने गुलाब के या पंक्तियों के ऊपर वो मदन फल का देना है, लेकिन व्यवहार में हम कैसा कर सकते हैं? तो मदन फल का जो हमारा भावित है वो अतिशय सूक्ष्म है, क्योंकि हमने मर्दन उसको जो जो हजार हजार बार उसको मर्दन करके तीनों बात और बाद में फिर वापस वाइतर करके रखा रहता है। तो मदन फल का पानी हम बनाते हैं, और कोई भी जाई जुई मोगरा इसका फूल या उसका गजरा बनाने का उस एक स्टील के अपने पॉट में उसको रखने का है। और जिसको हम अभी एक लड़की को हमने वोमन दिया था बीच में, उसको वोमन के बारे में डर था, क्योंकि वोमन उसने कॉलेज में बीएमएससी लड़की को हमने दिया था, कॉलेज में वोमन लिया और दुर्भाग्यवश से वो वोमन का उसको तकलीफ ज्यादा हुई, और वोमन के बाद में फिर उसको पेट की पचन की तकलीफ हुई। बहुत दिनों के बाद फिर मौड़द की दवाई ली और फिर वो पेट भी अच्छा हुआ, और गलती से वो हमारे यहाँ हमको सिखाने के लिए आई थी। तो उसको हमने बोला था कि ठीक है तेरे को वोमन हम देंगे नहीं, लेकिन मदन फल का फायदा ऐसा है कि मदन फल सूंघने से तुम्हारी बार बार उसको सर्दी थी और मुखदोषिका थी, तुम्हारी सर्दी सिर्फ मदन फल सूंघने से उल्टी तो होंगी नहीं, मदन फल सूंघने से तुम्हारी प्रतिशय जीर्ण प्रतिशय जो वो निकल, प्रतिशय का कारण ही था धातुक्षय जन्य बात को बोलता, तो उसको प्रतिशय निकल जाएगा। और बाकी सब लड़कियां वोमन के लिए तैयार थी, बाकी लड़के तैयार थे, इसलिए बोला चलो मैं कम से कम सूंघने को कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने उसको बोला था कि हर बार खाना खाने के बाद में उसको सूंघना है, और उसको बाकी लड़कियों को बता के रखना था कि इसको रोज मीठा कुछ ना कुछ खिलाना है। और उसको बोला था कि तू घी खा, अपन तेरे को वोमन नहीं चाहिए ना तो हम रक्त मोक्षण करेंगे और बाद में विरेचन देंगे। इसलिए वो स्नेहपान भी उसका चालू करवा दिया, और घी स्नेहपान के हिसाब से, मीठा खाने के हिसाब से दोनों टाइम 12 बजे भी और शाम को भी खाना खाया कि जो गजरा था उसके ऊपर मदन फल के पानी में भिगो के रखा था, और उसको बोला था हर रोज सूंघने का, और उसमें पानी कुछ बदला नहीं। पहले दिन सूंघ की गई, फूलों फूल का सुगंध आता था, अच्छा लगने लगा। शाम को भी सूंघा, पानी थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमारे यहाँ धूप ज्यादा रहती। दूसरे दिन और सूंघा, तीसरे दिन सूंघा, चौथे दिन वो बोली गजरा सूख गया, अभी नया बदलने का मतलब नहीं, वैसे ही रहने देने का, उसको उतना ही सूंघने का, लेकिन अभी गंध आती नहीं, मतलब ठीक है तो भी सूंघते जाओ, 5 ही दिन तो सूंघना है। चौथे दिन सूंघा, कुछ नहीं हुआ। अभी हमको भी लगा था कि चरक आचार्य ने तो बता दिया कि सूंघने से वमन होता है, इसका तो हो नहीं रहा है। फिर 5वें दिन उसने उस दिन खा के आई अच्छी तरह पेट भर के दोपहर को, और फिर वहां आई और सूख गया है, तो उसने अभी वहां से आ नहीं रहा, तो आदमी ज्यादा कोशिश करता ना, तो ज्यादा पॉट नजदीक लिया और ज्यादा अच्छी तरह सूंघने की कोशिश की, और पूरा सूंघा। उस सूंघने के साथ कोई मदन फल के कण गए होंगे नाक में, और फिर जो उल्टी चालू हो गई उसको खाना खाने के बाद। उल्टी को ऑलरेडी दिमाग में उल्टी थी, हम घर पे थे, वो तो हॉस्पिटल में थी। उल्टी हुई तो भागते भागते उल्टी करते करते पूरा पैसेज तक उल्टी, यहाँ से वो के, और वेग कोई वो वेग थोड़ी तुम्हारी सुनते हैं, एक बार वो चालू हो गई कि चालू होते, एक वेग आ गया, भागते भागते दूसरी जगह गई, वहां से दूसरा वेग आ गया, फिर बाकी लोगों ने उसको बैठाया अच्छी तरह, फिर तीसरा वेग आया, फिर चौथा वेग आया। चाहे बिना कुछ दर्द के, बिना कुछ तकलीफ के, जो उसके दिमाग में था, बिना कुछ तकलीफ के उसके वेग अच्छी तरह 5 या 6 वेग अच्छे आ गए। पूरा जो खाया था चावल बिवल दाल बिल और सब उसका उल्टी के जरिए निकला। थोड़ा सा मामूली तीखी भी चीज थी, इसलिए थोड़ा गले में दाहा वगैरह हुआ, लेकिन वो उल्टी होने के बाद इतना अच्छा लगा उसको, एकदम फ्रेश हो गया। दिमाग से पहली बात वमन का डर निकल गया, अच्छे वेग आ गए। और फल से भी, पुष्प सूंघने से भी, मदन फल पुष्प सूंघने से भी वमन होता है, इसका हमें समाधान मिला। उसके बाद में हम जो जो ऐसा डर वाला रहता है, सुकुमार रहता है, ज्यादा करके लेडीज पेशेंट तकलीफ देते हैं, जिनको सर्दी है, उनके लिए हम पुड़ी बना के रखते हैं कि 230 ml पानी में मदन फल की हमारी पुड़ी डालना है, उसको घोलना है और तुम्हारे इसमें फूल में रख के देना है, जाते जाते सूंघना है। कभी कभी लोगों को वमन होता है, कभी कभी सिर्फ सूंघने से उनका प्रतिशय कम हो जाता है, सिर्फ नाक में सूंघने से उनका सिर का जड़पना निकल जाता, माइग्रेन कफबदान शिरशूल होगा तो वो निकल जाता। कान में सर्दी खांसी वाली, कान फूटने वाली एक लड़की थी 12-13 साल की, उसका सिर्फ मदन फल सूंघने से कान का पानी आना बंद हो गया, कान सूख गया। तो ऐसी चीजें प्रयोग करने से ही मिलती है, इसलिए मदन फल पुष्प का बहुत सारे उसके उदाहरण है, बहुत प्रयोग हमने उसके ऊपर मदन फल पुष्प का, लेकिन सिर्फ उसका जो कण है वो वायरी तर चाहिए। फिर वो मदन फल वाले जो पुष्प है उसका हमने प्रदमन नस्ती भी मदन फल का एक पेशेंट में किया था जो कफ प्रधान
बहुत टैन और चिकट कफ उसका निकलता था, उसको क्या था, उसको व्यापद हुआ था। लेकिन ये मदन फल पुष्प का कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखो, ग्रंथों में दिया है, इसलिए वो अवस्था मैंने आपको बताई। उसकी मदन फल क्षीर की मलाई या संतानी का उसका जो भी अर्थ आप निकाल सकते हो। देखो, पित्त प्रकोप पूरक कंठ हृदय में पतले कफ का लेप प्रतीत होने पर, पूरक कंठ हृदय की एरिया में कुछ लेपन जैसा पेशेंट बोलता है या चिपका हुआ कुछ तो मुझे लग रहा है, ऐसे वक्त ये आप उसको मदन फल सिद्ध करके खिला सकते हैं। मैंने सायन आयुर्वेद कॉलेज में उनका एक कोर्स रहता है, वहाँ गया था, तो वहाँ यहाँ से मदन फल चूर्ण से लेके मदन फल दूध, घी, दही, छाछ, दधी मस्तू, उसके बाद में उसके लड्डू मदन फल के पीपल, ऐसे 16 प्रकार लेके गया था। वहाँ जो आरएमओ था उसके पास मैंने दे दी थी कि इतने पहले बना के तो देखो, आप एक बार बना के देखेंगे तो उसमें एक एक इस्तेमाल करके देखेंगे और फिर जरूरत लगे तो आगे का कार्यक्रम करेंगे। तो ये एक प्रयोग, उरक कंठ हृदय, यहाँ कुछ भी गड़बड़, रुद्रोग में वमन देना कि नहीं देना, कूड़ा का वमन का वर्णन आया है आगे जाके, लेकिन ये आपको करना है तो प्रयोग करो। शतेषु अंत्यवैद्य सहस्रेषु चिकित्सका, 100 लोग आपने आपसे गए तो वैद्य बन सकते हैं, और सहस्र रुग्ण आपसे निकले तो फिर आप चिकित्सक बन सकते हैं, यानी एमडी आयुर्वेद बन सकते हैं। ऐसा एक श्लोक है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। कफज अग्निबंध और मदन फल सिद्ध शीर ये के नवनीत, कफज अग्निबंध, और जितना देह सूख रहा है, यानी वृक्ष शुष्कता ज्यादा आ रही है, शोष करके अवस्था आती है राजक्षमा की, वहाँ अग्निबंध और देह सूख रहा है, तो वहाँ ये क्या काम करता होगा, ये मलई क्या काम करती होंगी, ये मदन फल के शीर क्या काम करते होंगे, नवनीत क्या काम करते होते, तो वापिस वो आगे जाना, पीछे आना है आपको। तत्र तीक्ष्ण उष्ण सूक्ष्म वायु विकासिनी हृदय, यानी ये लीन दोष जितने जितने जहां जहां जमा है आश्रय स्थानों में, और उसकी वजह से स्रोतोरोध हुआ है, वो स्रोतोरोध निकल नहीं रहा है, इसलिए वो पेशेंट अच्छा नहीं हो रहा है। तो वहाँ स्नेह भावित्य का है, हमको ये धीरे 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 आदत डालनी है। अभी मदन फल का नवनीत एक दिन दे दिया तो जैसा हम वमन के लिए पेशेंट को बुलाते आज तेरे को मलाई नवनीत खिला दिया, अभी तू वमन हो गया घर पे, ऐसा नहीं होता। ये कल्प है, इसको बनाना है, उसको खिलाना है। 3 दिन में फायदा होता है कि 5 दिन में होता है कि नहीं होता है, ये बिना प्रयोग किए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक अवस्था वहां आती है, उसके तरफ ध्यान देना। मदन फल स्वरस प्रयोग, मदन फल पिपली के स्वरस मैंने उसका पानी में डाल के उसका कलका और फिर रस निकाल के भी उसका अपन सोरस ये दिमाग से निकाल डालो, उसके बजाय उसको अवलेह बना के मदन फल का पानी में डाल के क्वाथा दीना पुनः घनत्व प्रसव क्रिया ऐसा करके फिर सुखा दिया, तो फिर काम तंतुमय समान चिकड़ होने के बाद में वो कफस्थान में पित्त और वमन द्वारा निकलने के लिए काम में था, पित्त का अवस्था होंगी था। यानी कफस्थान में पित्त, कौन से कफस्थान में पित्त जाएंगे, आमाशय में पित्त होगा तो जैसा मैंने पुष्प का बताया वैसा ही ये मदन फल का शहद मदन फल पिंपली चटा दिया तो भी वो काम हो सकता है। मदन फल पिपली का चूरन का कलका बना के भी हम उसको दे सकते हैं। मदन फल वर्ती का प्रयोग है, ये मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन वो क्वाथ में वर्ती बना के क्वाथ में पिलाने को बोला है, लेकिन ये अवस्था अभी तक आई नहीं। मदन फल की वर्ती बनाई है लेकिन कभी देने में नहीं आई है। अब ये चरक का वैशिष्ट्य, जो आगे जाके जो अवस्था आएंगी उस अवस्था में जब हम वमन देके पेशेंट को बिठाते, पूर्तितम मुहूर्तम अनुपालय, एक मुहूर्त हम पेशेंट को जब बिठा दिया है तो हम क्या करना है, वैद्य को क्या करना है, वहां बैठ के हमने उसको अखंड पान करवा दिया, चरक के अनुसार मदन फल पिपली रात को भिगो के गन्ने के अपने ज्येष्ठ मधु फांड में मिला के उसको पिला दिया। वागवट के हिसाब से दूध, इक्षु रस या मांस रस पिला के उसको बिठा दिया, तो क्या करना है, एक मुहूर्तम, मुहूर्तम अनुकांक्ष है, ये चरक ने बताया, वागवट ने पीतम मुहूर्तम अनुपाल है बोला। एक मुहूर्त यानी 45 मिनट तक कोई भी वोमन वाला पेशेंट आज तक मैंने बैठा हुआ देखा नहीं है, क्योंकि अखंडपान अच्छा होगा, अच्छा स्नेहपान होगा तो 20 से 25 मिनट में वेग होते ही है, 25 जैसा 30 मिनट में उसका वेग शुरू होता ही है। और नहीं होता है तो वागवट में बताया कि मृदु भी नाले भी, तो ये कैसा करना है, वो मृदु भी नालीन भी कब करना है वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। स्वेद प्रादुर्भाव है ना दोषम विलय, ये जो श्लोक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को वमन कैसा होने वाला है, वमन करते वक्त
आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा होने वाला या नहीं होने वाला, कहाँ हमने स्नेहपान में गड़बड़ की या स्वेदन में गड़बड़ की या विश्राम काल में गड़बड़ हुई, ये दिखाने के लिए सब चारों अवस्थाएं बहुत बारीकी से पेशेंट को आपने देखना है। जब सिर पर या शरीर पर पसीना आने लगे तो समझ जाना चाहिए दोष अब पिघल रहे, यानी दोष शाखागत दोष, वहां उसने उन्होंने शाखा छोड़ दिए, आश्रय स्थान छोड़ दिए और अभी उसकी गति शुरू हो गई। स्वेद प्रादुर्भावे दोषम विलयन, विलयन चालू हो गया उसका। वो विलयन चालू होने के बाद में क्या होता है, लोम हर्षण, यानी रोमांच वहां खड़े रहते हैं। दोष जब चल दिए निकलने चालू हो जाते हैं तो रोमहर्ष ये लक्षण होता है। तो यहाँ पेशेंट डरता है, पसीना आने लगा तो उसको लगता है कि बीपी तो बढ़ गया नहीं, रोमहर्ष हो गए तो मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, थरथर तो नहीं हो रही। तो वहां उसको बताना है, हाँ पसीना आ गएगा बहुत अच्छी बात है, अभी तेरे दोष छूट रहे, ऐसा हमने भी उसको बताना चाहिए, उसका डर निकालना चाहिए। लोमहर्षेण स्थानेभ्यः, रुमाल पास में रखना है, उसको पोछने को बोलना है। तो लोमहर्षेण स्थानेभ्यः प्रचलितम, दोष वो सब स्थानों को छोड़ के आमाशय में आना चालू हो जाते हैं। हर एक को हर अवस्था है दोष प्रादुर्भावे न, एक मुहूर्त की जरूरत नहीं, 3 से 5 मिनट के दरमियान ये स्वेद प्रादुर्भाव चालू हो जाता है। 5 से 7 मिनट 8 मिनट के बाद रोमहर्षण स्थान चालू हो जाता है। 12वें मिनट के बाद में कुक्षिश आत्मान, ये अंदाजे में बता रहा हूँ, पर ज्यादा करके एवरेज 12 से 15 मिनट में कुक्षिश आत्माने न कुक्षिम अनुगतम, ये लक्षण आपको पेशेंट में दिखता ही है। जब उसके उदर में आत्मान होने लगता है, दोष पेट में आने लगते हैं, तो उसको महसूस होता है कि अरे मेरे पेट अभी जड़ जड़ होते जा रहा है, धीरे धीरे फूलते रहा है, और साइड में कुक्षी जो है वहां फूला हुआ लगता है, यानी दोष पेट में आमाशय में पूरे भर रहे हैं, ऐसा बता दिया है। कुक्षी आत्मा ने, अभी वो आमाशय में दोष भरे हुए है, वो मिथ्या योग नहीं होना चाहिए, इसलिए भागवत में बता दिया है कि आपको स्नेहपान अच्छा नहीं हुआ तो एक आप वमन को बैठने के 1 घंटा पहले पिया पिला दो। हम यहाँ शीरा या पिया 1 घंटे पहले पिला देते पेशेंट को। 1 घंटे पहले पेया दे दी तो क्या होता है, पेशेंट को वो पेया आमाशय से ग्रहणी में चली जाती है और पाइलोरिक एंड बंद हो जाता है आमाशय का, और आमाशय भांडे जैसा हो जाता है, और वो पेया ग्रहणी में आगे के 2 घंटे रहने वाली रहती है। उस 2 घंटे में वो पेया अग्नि को बिगाड़ नहीं सकती। और मिथ्या योग नीचे से भी दूध भी ज्यादा करके दूध से, और गन्ने का रस पुनः और पुराना हो गया होगा तो बहुत बार पेशेंट को जुलाब होते हैं, तो होना नहीं चाहिए, इसलिए पेया काम में आती है। पाइलोरिक एंड बंद होने से आमाशय पूरा भरता है और कुक्षी साधमान ये अवस्था ज्यादा अच्छी पेशेंट में दिखती है। और फिर वो कुक्षी साधमान की अवस्था अच्छी आती है और वो पेया अंदर है, तो नीचे से दोष तो पतला विरेचन होने वाला नहीं, ये दिमाग में पक्का रखो। हो गए तो दोष ऊपर से निकलेंगे, और वेग को प्रेशर भी अच्छा आता है, डायफ्राम को प्रेशर भी अच्छा मिलता है, इसलिए वो पेया हम पिलाते हैं। उल्लास अस्याश्रव्याम, ये अवस्था मुझे जो पता नहीं वाग्भट की, तो उससे रुल्लास और अस्याश्रवणाभ्याम, ये जब जी मचलने लगे और मुख में पानी आने लगे तो समझना आमाशय से दोष बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोशिश है, यहाँ वैद्य का तारतम्य इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डर के मारे पेशेंट उल्टे वेगों को रोकता है, इसलिए वमन वाले पेशेंट के सामने कभी खड़ा रहना नहीं, और बस्ती वाले पेशेंट के पीछे कभी खड़ा रहना नहीं। वोमन वाले के सामने खड़ा रहा तो टेंशन के हमारे वेग को रोक सकता है, इसलिए उसे पीछे खड़ा रहना, पीठ के ऊपर हाथ घुमाने के लिए, और उसको पूर्व दिशा में बिठा के हवा खुली रखना है। तो रुल्लास से और आस्याश्रव्याम ये लक्षण आने के वक्त नेचुरली ज्यादा से ज्यादा ये लक्षण आने के 3 या 7वें मिनट में वेग शुरू हो जाते हैं, और फटाफट एक पहला मुंह में पानी आता है, फिर दूसरी गुड़नी आती है, और तीसरा वेग तो फटाफट फटाफट प्रेशर से निकलना चालू होना चाहिए। ये प्राकृत अवस्था वेगों की हुई, ये नहीं होती है तो फिर वो वाग्भट का जो है मृदु भी नाले ने भी, यानी आपको उंगली कब डालना है, तो रुल्लास और आश्चर्य ये लक्षण आपको मिलता है और 5 मिनट हो गए तो भी वेग नहीं चालू हो रहे, तो इसका मतलब यहाँ मृदु भी नाले भी आपने करना ही है। नहीं किया तो दोष मध्यम रोगो मार्ग में तिर्यक जाएंगे, स्ट्रोक बैठेगा, वहां मेडुला ऑब्लांगेट के ऊपर प्रेशर आता है, फिर पेशेंट को एक तो विरेचन हो जाएगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में विरेचन का भी सेंटर रहता है, बाकी बहुत सारे सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेट तो प्रेशर आया तो व्यापक करता है, बीपी बढ़ जाता है। इसलिए उल्लास से आश्रय संभ्याम ये अवस्था आपके पास है तो आपको कंपलसरी उंगली डालना है और तुरंत
उसको बोलना है बाहर निकालो, वो नहीं दे रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसको प्रयोग करके उसको उंगली डाल के बाहर निकालना है। बहुत बार तो डर के मारे वो नहीं डालते, तो अपने अपनी उंगली उसमें हमने डाली है, हमारी दूसरे की उंगली मुंह में गई तो तुरंत उल्टी होती है। तो ये प्रकार उसमें बहुत बार मिलता है। तो ये चरक सूत्रस्थान 15वां अध्याय और 11वां श्लोक बड़ी मात्रा में आपको वमन करना है तो आपको कंपलसरी उसका पाठ ही करवा देना है, उसका आपको प्रैक्टिस ही ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह करना। अभी वमन की अवस्था अपन देखेंगे। इसमें मैंने जो पहले ही जो आपको सब प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया में मैंने बताने का उद्देश्य ये पहला जो भाग था वो यही था कि आपको चरक ने वमन अवस्था दी है। यार पहले मैंने जो शुरुआती की कि चरक से रट्टे मारने का काम आपको करना नहीं, चरक से उठाया और वो अवस्था है तो वही वमन दिया, चरक से उठाया वही कल्पो वैसे के वैसे इस्तेमाल किया। तो खुद के दिमाग से खुद के बुद्धि से आपको करना है। उसके लिए ये सबसे बाद में मैंने व्याधियों की अवस्था नहीं, उसमें भी जो प्रैक्टिकली व्यवहार में व्याधि दिखते उसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगा। कफो प्रधान ज्वर की जो वमन की अवस्था है, अभी ज्वर कैसा है तो तुरंत आने वाला है, 7 दिन के अंदर आने वाला ज्वर है। और ज्वर में फलादामात रसादीवा ऐसा हमारे स्कूल के जमाने में हमने सबने पढ़ा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ज्वर बिना पैरासीटामोल के, बिना बुखार की दवाई से हमारे इससे ज्यादा अच्छा जल्दी कम हो सकता है। उसका एक चरक का श्लोक है, कफ प्रधानान उत्कृष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुद्धवा ज्वर करान काले वम्यानाम वमने रहे। कैसा चाहिए अवस्था, क्यों मैं बार बार अवस्था बोल रहा हूँ, तो ये अवस्था ये चाहिए। ज्वर है सबको वमन देने जाएंगे तो हालत खराब होने वाली है। कफ प्रधान दोष चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए। वाग्वट ने ये श्लोक इसका और इजी कर, तत्र उत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफे प्राय चले मले, चले दो छूटे चले मले, दोषान आमाशय स्थितान है, कफ प्रधान है, उत्कृष्ट है, दोष आमाशय में जमा है। यानी उसका मतलब आपको क्या दिमाग में रखना है कि अभी ज्वर का है तो शाखागत नहीं है, क्योंकि ज्वर की संप्रप्ति आपको मालूम है, रसानुग हुआ तो उसको ज्वर बोलते हैं, यानी ज्वर उतरा हुआ है। अभी आमाशय में दोष है, जो दोष है, कफ प्रधान दोष है, दोष उत्क्लेश हो रहे जी में चल रहा है, आपने नहीं ध्यान दिया तो फिर वो दोष अग्नि जो है वो रसानुग होने वाला है। ऐसी नवज्वर की जो अवस्था है वहां, इसलिए भोजन के बाद भागवत में बताया कि भोजन के बाद आप तुरंत वमन दो। इधर यह अवस्था वहां चरक में उतनी डिटेल दी नहीं, इसलिए ये अवस्था ज्वर करान काल है। इसी अवस्था होंगी तो तुरंत आपको उस पेशेंट में ज्वर में वमन देना ही है, और तुरंत वमन होने के बाद ज्वर का वेग कम हो जाता है। ज्वर का वेग कम हो गया कि आपको कोई भी ज्वर अभी उसमें आप डालो, नूतन ज्वर डालो, जैसा मैंने आपको मलेरिया का बताया, कफ प्रधान है, उत्कृष्टान है और आमाशय स्थित है। कब है? 4 बजे बुखार आता है, दो शाखा में 4 बजे जाते हैं, कोष्ठ में कब आते हैं? उसके 4-5 घंटे पहले 12-11 बजे हम कोष्ठ में दोष आते तब उसके ऊपर प्रयोग करते, तो वमन से उसका ज्वर 100% जाता ही है। फिर विषम ज्वर के प्रकार हो, फिर आगे जाके सन्निपात वगैरह जो आगे के जो ज्वर की अवस्था आएंगी, तो वहां ये क्राइटेरिया जो है, ये चरक का जो है उसके वजह में वाग्बल का बताऊं, वमन कब देना है। समझे, सब आपने स्नेहपान किया, पूर्व कर्मों प्रधान कर्म, पेशेंट को वमन के लिए बिठा दिया, आपको क्या देखना है, तत्र उत्कृष्ट है समुत्कृष्ट है, यानी उत्क्लेश है कि नहीं, कफ प्रधान दोष है कि नहीं, और चले मले छूटे हुए तो आपको वमन देना ही है। ये चले मले ये अवस्था यहाँ आती नहीं, वो आगोट में आती, लेकिन कफ प्रधान उत्कृष्टान है तो आपको वमन देना ही है। फिर वो पेशेंट बिना कोष्ठगत दोष है तो बिना स्नेहपान का भी आप वमन दे सकते हैं। उसके लिए बिना स्नेहपान की अवस्था है ज्वर की पहले, यहाँ स्नेहन स्वेदन की आपको जरूरत नहीं, ये दिमाग में पक्का रखो। अक्षीण बल मांस से, जिसका बल और मांस अच्छा है, मैंने वो बलवान है, रक्तपित्त वाला पेशेंट, संतर्पणत्व है। रक्तपित्त कैसा है तो संतर्पणत्व रक्तपित्त है, रक्त का पित्त का द्रवगुण वहां बढ़ा हुआ है। चरक की संप्राप्ति आप रक्त पित्त की देखो, वहां पित्त का भी द्रवगुण बढ़ता है, रक्त का भी द्रवगुण बढ़ता है। बहुत बहुत दोषम बलवतो शरीर रक्त पित्त शरीरम, अधिक दोष हो ऐसे बलवान रोगी को। दोषों में कौन सा, तो रक्त और पित्त ये दोष ज्यादा है, उसको संशोधन करना है आपको। अधोभाग वमन, अधोभाग रक्त पित्त में आपको वमन करना चाहिए। अभी मैंने जैसा वो
पीवी ब्लीडिंग का मैंने बताया आपको, या रक्तपित्त की अवस्था भी होंगी नीचे से, संडास की जरिए अधोगर रक्तपित्त होगा, तो ऐसे पेशेंट को आपको ये अवस्था चाहिए, संतर्पणोक्त है कि नहीं, अक्षीण बलम मांसस्य है कि नहीं, और उसको आपको उत्क्लेश निर्माण करके अच्छी तरह वमन रक्तपित्त में, अधोगर रक्तपित्त में वमन दिया तो तुरंत अधोगर रक्तपित्त अच्छा हो जाता है। बाकी स्टेज दोषों के लिए उसकी जो अधोगर रक्तपित्त की जो अवस्था है उसका आपने ध्यान दिया तो भी काम हो जाता है। ऊर्ध्वग में वासा इस्तेमाल करते हैं, अधोग में आप कुड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको कंट्रोल में कर सकते हैं शेष दोषों के लिए। प्रमेह में वमन की अवस्था है, स्थूलहा प्रमेह हुई, जो उसकी चरक की प्रक्रिया कुष्ठ रोगी के लिए भ्रूण चिकित्सा चरक में बताइए, बल अधिक और शोधन का प्रयोग। ये नीचे काले प्रयुक्तानि कफ प्रमेहान, यानी वमन लंघन कफज, इससे कफज प्रमेय नष्ट होता है, यह अवस्था ही है। अभी यहाँ हमको ध्यान में आ गया, प्रकर्षण मेहती प्रमेय, प्राय जब प्रमेय पहली अवस्था में अपने पास आता है, जब प्रमेय का पूर्व रूप में पेशेंट आता है तो वहां कफ दृष्टि सबसे ज्यादा रहती है। मेहन यानी मूत्र प्रवृत्ति, क्या होता है, मूत्र से क्लेदवानम, क्लेद कहाँ बनता है, आमाशय में क्लेदक कफ बनता है, और वहां से क्लेदक कफ बिगड़ा हुआ पक्वाशय में सारकीयुक्ति विभाजन को बिगाड़ता है। पक्वाशय में सारकीयुक्ति विभाजन बिगड़ा कि भागवत में सरिता का वर्णन दिया है, यानी वहां से सरिता जाती है और मूत्राशय में मूत्र की उत्पत्ति तैयार करती है। तो ये प्रमेय में मेदो वृद्धि, कफ वृद्धि और आमाशय की दृष्टि 200% कफज प्रमेय में या प्राथमिक प्रमेय की पेशेंट में, प्रायः सब प्रमेय की पेशेंट में रहती है। इसका इसलिए हमने प्रोटोकॉल ऐसा बना दिया है कि प्रमेय वाला पेशेंट आपके पास हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं उसको, तो तिल्ली का तेल का स्नेहपान देते, कि यहाँ घी का स्नेहपान देके फायदा नहीं, तो तिल्ली का तेल या कोई तिक्त रस का तेल, यानी हम उसमें गुड़ची सिद्ध तेल बनाते हैं, करेला सिद्ध तेल बनाते हैं। ज्यादा ही पेशेंट सुनने वाला होगा तो हम उसको थोड़ा करंजी का तेल, थोड़ा कुड़नीम का तेल और तिल्ली का तेल मिला के देते हैं, किसको खोबरे का तेल देते हैं, जैसा पेशेंट होगा उसका प्रयोग करते रहते। लेकिन तेल का स्नेहपान 3 दिन 5 दिन, तेल से क्या होता है, घी आदमी ज्यादा खा सकता है, ज्यादा करके प्रमेय जो पेशेंट रहते हैं वो खा पी के आते हैं और उनको बहुत बार घी साथ में रहता है, तो उनको तेल साथ में किसको नहीं रहता पीने के लिए, 30 ml 50 ml पीने को बोला तो तेल कोई पिएगा नहीं, तो उनको उतले जल्दी आता है, और उतले जल्दी आने के बाद तेल क्या करता है, तो अपतर्पण संतर्पण करेगा नहीं, रुग्णों को तकलीफ देगा नहीं, इसलिए तेल का स्नेहपान करवाते और उसके बाद में फिर उसको उत्क्लेश निर्माण करवाते, और उत्क्लेश निर्माण करने के बाद में प्रमेय में वमन देते, और फिर उस वमन में मदन फल का ही जैसा व्यवस्थित अच्छी तरह, और मदन फल के बाद में, वमन के बाद में फिर उसको करवाते हैं। उसको हम सवेरे शिलाजीत रसायन, शाम को फला हल्दी या अमल की हल्दी और महेशु धात्री निशा, ऐसे तीनों चीजें प्रमेय के पेशेंट को देते हैं। प्रमेय का प्रोटोकॉल फिक्स है, पहले आया अवस्था है तो वमन, विरेचन बस्ती की अवस्था होंगी तो उसके बाद में वमन के बाद में उसको शिलाजित संसर्जन का शिलाजित रसायन और त्रिफला रसायन या अमल की रसायन, अमल की हल्दीदार वाली में यशु धात्री निश्चय करके हफ्ते में 15 दिन में या महीने में एक बार लंघन, एकादशी करनी है, एक महीने में एक दिन सिर्फ लाया खानी है, गर्म पानी पीना है, उसके दोष दृष्टि अच्छी निकल जाती है, तो वो एक अवस्था उसमें मिल जाती है। और फिर उसका रूटीन चेक करते हैं, एवरेज शुगर या रूटीन शुगर चेक करते हैं, वो कंट्रोल में आ गई तो वर्जित धान्य भून के खाना है, खाने के 1 घंटे बाद 45 मिनट पैदल घूमना है, और मुस्ता सिद्ध जल, क्योंकि मीठा पानी से प्रमेय होता है, पानी को कड़वा पानी उसको पीने को दे, मुस्ता सिद्ध जल, सुंत सिद्ध जल, षडंगोदक दिया तो उसको बराबर उस अवस्था में वापिस मूत्र से क्लेदवानम होता नहीं और उत्क्लेश भी कम होता है, तो सिद्ध जल देना है, महीने एक बार लंघन देना है, जरूरत लगी तो फिर 3 महीने बाद अवस्था जैसी देखती है, कफ प्रदान होगा तो वमन नहीं होगा तो विरेचन या बस्ती की अवस्था करके प्रमेय जिंदगी भर का टाइप 2 डायबिटीज हम अच्छा कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के हम ये भी लक्षण इंसुलिन में हम कम कर सकते हैं। ये प्रमेय का प्रोटोकॉल ज्यादा जरूरत के हिसाब से आपको ध्यान देना है। कुष्ठ में, कुष्ठ यानी कुष्ठ ये शब्द दिमाग में रखने की वजह, त्वचा विकारों में वमन श्रेष्ठ है। त्वचा यानी रस धातु का उद्भव स्थान आमाशय, और आमाशय की चिकित्सा क्या, तो वमन,
इसलिए वातोत्तरेषु सर्पिषा वोमनम श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु ये सब ठीक है। ये चरकाचार्य ने बताया कि कफ प्रधान अवस्था होंगी तो आप कुष्ठ देना ही है। जहाँ से प्रसय के उतले से दोषोत्कृष्टे हृदय वाम्य कुष्ठेषु ऊर्ध्व भागम। तो क्या क्या देना है ये वहां कल्पा है, इसलिए इसको कुष्ठ को मिले। शरीर में ऊर्ध्व प्रदेश में होने वाले कुष्ठ में जब दोषों ऊर्ध्व भागों में दोष उत्कलेश ज्यादा है तब इंद्रजो मदन फल बुलेठी और निम्ब, ठंडा निम्ब स्वरस या गर्म करके निम्ब का क्वाथ इसका पत्ती में मिला के आखंड पान करवा के कुष्ठ में वमन देने को बोला है। वमन की अवस्था ही आती है। कुष्ठ में धातुगत अवस्था होंगी तो फिर वात को बताया, इसलिए वागवट में कुष्ठेशु स्नेहपान पहला श्लोक स्नेहपान दिया है। या कुष्ठ में वमन देना है तो आपको कुष्ठ की वमन की अवस्था दिमाग में रख के ही देना है, और ये द्रव्य आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा और उसका फायदा आपको मिलता है। इंद्रजों से वमन और विरेचन दोनों भी अच्छी तरह हो जाते हैं। मदन फल का वमन के लिए आना पाई तो सबसे अच्छा है। सिर्फ कई पेशेंट में आपको ये फल सब देना मुश्किल है कुष्ठ के पेशेंट में, तो सिर्फ ज्येष्ठमत का काढ़ा या फंड बना के मदनम मधु का लंबा, यानी ज्येष्ठमत में अमक भी और वामनोपक भी है, दोनों भी काम में आते हैं। नीम का क्वाथ बना के कुष्ठ में तो सबसे अच्छा, नीम कुष्ठ में सबसे श्रेष्ठ है, तो नीम का क्वाथ बना के दिया जाए तो आमाशय उसका साफ हो जाता है। और फिर रसायन चिकित्सा कुष्ठ में करना कीजिए। धातुगामी तो जहाँ होगा वहां सिर्फ वमन के अवस्था आपको देखनी है, वहां वात प्रकोप होना नहीं चाहिए, दोषों का क्षय होना नहीं चाहिए, उसका आपको ध्यान देना है। कुष्ठ में ये ध्यान में रखना है। राजेष्मा में वमन की अवस्था आती है। दोषाधिकम वमनम शस्त्रते सवेजनम स्नेह स्वेदोपन्ना न स्वेदन, या स्नेह स्वेदन अच्छा करना है, कर्षण होना नहीं चाहिए, ऐसा राजेष्मा में वमन दिया है। राजेष्मा में बहुत लोग वमन के लिए डरते हैं, क्योंकि क्या तो उनके पास जो वमन वाला राजेष्मा वाला पेशेंट आता है वही जीर्ण अवस्था में आता है। क्योंकि हम पार्टी ऐसा लगाते हैं पुराने जमाने में, अभी तो वैद्य सुधर गए लेकिन पहले लगाते थे हमारे यहाँ पुरानी बीमारियों का इलाज होगा, तो पेशेंट भी राह देखता था कि अपने यहाँ भी बीमारी मेरी ताजी है, पुरानी होगा तो आयुर्वेद की तरफ जाएंगे। तो उसमें ये राजेष्मा की जो नए नूतन राजेष्मा वाले पेशेंट हमको मिलते हैं, कफ प्रधान दोष दृष्टि हमारे पास आती है, और उनको एक बार समझ में आ गया कि राजेष्मा में वमन काम आता है। नाना जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। हम वासा घृत 5 दिन देते हैं। राजेष्मा का ये चरक का अवस्था है। दोषाधिकानम वमनम शस्त्रते सविरेचनम, भागवत का श्लोक उससे भी ज्यादा बेहतर है। बलिनो बहुदोषस्य स्निग्ध स्विन्नस्य शोधन, बलिन चाहिए, बहुदोष चाहिए, स्निग्ध स्विन्नस्य शोधनम, तेरा शोधन फिर करना है। ये अन्न कर्षणम, वो भी उसमें बराबर भागवत में चरक से उन्होंने ये लिया है। तो वहाँ वमन कैसा चाहिए तो एकदम इजीली होना चाहिए, उसको बलजबरी उंगलियां डाल के उकारा डाकारा देके निकालना नहीं। वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवित रक्त पित्तिक्षयिका से किमर्थम अवसिद्ध, वासा ये सबसे श्रेष्ठ है राजेश्वर, इसलिए वासा सिद्ध घृत 50-50 ग्राम, 25-50-75 ग्राम ये देना है। लेकिन जितना उसको सहन हो सके, जितना उसका स्नेह, छाती को नमक तेल नमक लगा के सेकना है, नस से अच्छा तर करना है, स्नेहन और स्वेदन बाह्य अभ्यंतर अच्छी तरह करना है, पूरा स्नेह भाविते का है उसकी करनी है। और उसमें उसके बाद में छोटा सा दूध में मदन फल सिद्ध करके मदन फल वाला दूध दे दिया उस पेशेंट को, मदन फल वाली खीर दे दी और बिठा दिया। नेचुरली 3 या 4 बेग आ जाते हैं। पूरा स्नेह की वजह से जो भी चिकट कफ है वो छूट जाता है। जैसे मैंने तम्बाकू श्वास में बताया, उसकी आगे की अवस्था राजेक्शन में होती है। पेशेंट का पूरा स्त्यानत्व निकल जाता, कफ निकल जाता, अग्नि बढ़ता है। अग्नि बढ़ गया, कफ निकल गया कि तुरंत दूसरे दिन से हम या संशोधन क्रम में उसको तर्पण संशोधन कम करवा देते मंडप या विलक के साथ में, और वापिस स्नेहपान चालू करवा देते, जिससे उसका जन्म कर्षणम में होना चाहिए। और फिर जब वर्धमान पिंपी रसायन सुवर्ण मालिनी वसंत सब आहार में पूरी दिनचर्या उसकी बिठाते, अभ्यंग से लेके पूरा प्लानिंग करवाते, आहार में संतर्पण करवाते, और कफ न होने वाला पूरा आहार दे दिया, दिनचर्या बना दी, और उसका रसायन पूरा चालू कर दिया, तो राजेश्मा वाला पेशेंट फटाफट अच्छा होने लगता है। खून जा रहा है खांसी में, तो राजेश्मा में वासा ग्रुप मुर्मू 1-1 घंटे में दिया तो तुरंत खून रुक जाता है। वमन के अतियोग में खून जा रहा है, वासा ग्रुप 1-1 घंटे में दिया तो तुरंत वमन वाला भी खून निकल बंद होने में वासा ग्रुप काम में आता है। इसलिए वमन की अवस्था भी आप अच्छी तरह ध्यान दो। उन्माद में वमन की अवस्था, कितने तो भी अभी उन्माद वाले पेशेंट, साइकेट्रिक वाले हमारे पास ये उन्माद वाले पेशेंट भेजते हैं। हमारे दिमाग में तो पहले वमन जो था वो त्रासन चिकित्सा के हिसाब से ही था, तीक्ष्ण वमन देना है,
तो ये कफ की उसकी जो चरक स्निग्ध शून्य से करते हुए शुद्ध संशोधन क्रम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए वमन के बाद में। ये दिमाग में उन्माद के लिए ध्यान में रखना है। तो कफज पित्तज उन्माद में स्नेहन स्वेदन करने के बाद में वमन सर्वप्रथम उसको करना चाहिए। ये ऐसा हमारे दिमाग में पूरा बैठा है, वागवट में उसी तरीके से आगे का कार्यक्रम उसका पता है। तो ये जो उन्माद वाले पेशेंट रहते हैं, यहाँ पूरा ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय यानी ऊर्ध्व प्राणवायु के ऊपर पूरा उसका आवरण रहता है। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का पूरा आवरण रहता है, कफ का या पित्त का, किसका भी उसमें होता ही है। तो अनुबंधित दोषों को छोड़ने के लिए वहां स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। अभी मनोस्रोत दृष्टि वाले या उन्माद वाले पेशेंट को आपको वो स्नेहन स्वेदन करना है, तो फिर हमको क्या ध्यान देना है कि वहां उसको नस्य करवा दिया, शिरोबस्ती करवा दिया। अभी ऊर्ध्व चतुर्गत विकारों में, कर्ण रोगों में सिर्फ कर्ण पूर्ण है, लेकिन हम करते वक्त शिरोबस्ती भी करेंगे, नेत्र तर्पण भी करेंगे कर्ण रोग के लिए, गंडूज भी करेंगे। वैसा ही ये उन्माद अपस्मार में शिरोबस्ती भी करेंगे, नस्य भी करेंगे, शिरो अभ्यंग भी करेंगे, अंदर से स्नेहपान भी करवाएंगे। जो करके ऊर्ध्व चतुर्गत से दोषों को निकालेंगे। धूमपान भी देंगे, तीक्ष्ण विरेचन भी उसको स्रोतोरोध निकालने की देंगे, विरेचन नस्य भी करेंगे। ऐसा ही एक अच्छी तरह उसको वमन दे देंगे। वमन में थोड़ा बचा पिंपली सेंधव और थोड़ा मदन फल ऐसा मिला के उसको दे दिया तो बचा है अच्छी तरह वहाँ का दोषों का शोधन करती है। और उन्माद के बहुत सारे पेशेंट को वो समझ के जो बाहर रहते, कुछ भी उनको दिमाग में घुसता नहीं, तो कुछ कुछ सूचनाएं हमारी उनको ये समझ में आ गया कि उनको हम पानी ला, ये कर, जो शाम उसको बता दिया उतना काम वो करने के काबिल हो जाते हैं। उसमें और दूसरा वमन अच्छा हो जाता है, तो उसमें और बदलाव होता है। तो उन्माद की बहुत सारी अवस्था है, अच्छा करने के लिए जो वमन की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी होती है। पहले एक 10 वमन उन्माद में आपको 1% भी रिजल्ट देने वाली, ऐसा दिमाग के रखे उन्माद में आप वमन का प्रक्रिया चालू करो। जैसे इन्होंने बताया कि वो उन लोगों को कुछ समझता नहीं, इसलिए वमन के बाद में मंडप पेय विलेपी या आहार में संशोधन क्रम में ज़्यादा उसके रिलेटिव को ध्यान में रख के उनसे करवा लेना है, जिससे उसके वातानुगमन होता है कि नहीं, दूसरे तीसरे दिन मतलब रोटी साफ होती है कि नहीं, खाना बराबर जा रहा है कि नहीं, उसके तरफ आपको ध्यान देना है। उन्माद में सबसे अच्छा रिजल्ट अभी मिलता है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस अच्छी तरह करवा लिया तो रिजल्ट फायदा होता है। हृदय, इंद्रिय, शिर, कोष्ठ ये सब शुद्ध करने के लिए, मन की प्रसन्नता आने के लिए, वो फ्रेश लगने लगता है। उसके रिलेटिव्स को दिमाग में आता है कि अरे पहले कैसा था, बहता था, थोड़ा थोड़ा अभी उसके बिहेवियर में फर्क होने लगता है, नहाना धोना अच्छा होता है, कुछ कुछ दिमाग में बैठने लगता है, उसका वो रिफ्लेक्शन देने लगता है। और उसकी अवस्था में जो आप करेंगे तो उन्माद, फिर अपस्मार, फिर ग्रह बाधा, फिर भूत बाधा, ऐसा जो क्रम है उसके तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ से तुम्हारी पूरी शुरुआत उन्माद अपस्मार की होती है। लेकिन वो कफ प्रधान अवस्था और इंद्रियों का, सिर का और कोष्ठ का, ये ध्यान में रखना है। अभी वहाँ उन्माद किसने किया है, तो तर्पक कफ क्या कर्म करता है, तर्पण करता है। लेकिन वो बिगड़ा हुआ तर्पक कफ क्या करता है, तो प्राण की जो काम है, प्राणोअत्र मूर्धगा, उरक, कंठ, चरो, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, दो, इसको बिगाड़ने का काम वो तर्क करता है। प्राण का कार्य बिगाड़ने का काम, उदान का कार्य बिगाड़ने का काम, व्यान का कार्य बिगाड़ने का काम करवाता है। और फिर उसके वजह से ये उन्माद की संप्राप्ति आपको दिखने को धीरे धीरे मिलने लगती है। और फिर ऐसे पेशेंट को तर्पक कफ का साफ सफाई किया तो काम हो जाता है। कफ की वृद्धि हुई तो उसका शोधन हमको करना ही है। कफक्षय हुआ, तर्पक कफ क्षय हुआ तो मज्जाक्षय होता है। कफ वृद्धि हुई तो मज्जा को अवरोध होता है, स्रोतोरोध वाला वात प्रकोप वहां मज्जा दृष्टि में मिलता है। तो ऐसी वमन की अलग अलग अवस्था है। मुझे जो चरक में आज की प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी मुझे जो मिली वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। मेरे पास जो भी चीजें थी वो मैंने आपसे उसका देने की कोशिश किया है। इसके अलावा आपके पास कुछ प्रश्न होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मुझे मेरा जो भी अवस्था कैसी देखनी है ये मुझे सिर्फ बताना है। इससे अच्छा काम आप कर सकते हैं, इससे अच्छा कंपाइलेशन आप कर सकते हैं, इससे अच्छा चरक का वाचन पठन आप करते ही होंगे। तो उस हिसाब से ये वमन का सब चरकोक्त जो वमन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे वमन के बारे में चीजें है, बारीक बारीक चीजें चरक छोड़ के बताने वाली, लेकिन वो सब एक ही इसमें अपन बता नहीं सकते। इसलिए चरक को
मध्य रखते हुए जो मुझे याद था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मुझे लगता है मुझे यहाँ रुकना चाहिए। 5 या 7 मिनट बाकी है, किसको कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। नमो नमः गुरुवर्य, बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा। कुछ प्रश्न है, क्या शुरू करें सर? हाँ बस चालू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रश्न नहीं थे हाँ। ना? सर, स्नेहपाचक द्रव्य का रेफरेंस क्या है? जीरा ये स्नेह का पाचन करवाता है। इस दीपन पाचन सब द्रव्य स्नेह में पाचन करवा सकते हैं आप। सम्यक स्निग्ध लक्षण में अग्नि दीप्ति लक्षण है। हाँ, सम्यक स्नेह के लक्षण में दीप्तोग्नि कैसा होता है? तो वातानुलोमन होने के बाद में, जो वात का अनुलोमन होने के बाद में अग्नि जो घृतमी अग्नि में देकर होती, तो वो अग्नि जो आपका कुछ दोषों के कारण या दो शाखागत दोष या संचारी स्थान के दोष जब छूटते हैं तो बराबर वो स्नेहपान के कारण अग्नि बढ़ने लगता है, भूख बढ़ने लगती है। और जो दोष पश्चिमानाशय आमाशय से लेके पश्चिमानाशय और पक्वाशय के दोष है, वो स्नेह आपका पहली अवस्था पाक में आमाशय में गया, फिर पश्चिमानाशय में गया, फिर तीसरी अवस्था में आके फिर शाखा में गया। तो पहली और दूसरा जो स्थान है पश्चिमानाशय और पक्वाशय, इनका अनुलोम होता है, यानी दोष नीचे निकलने लगते हैं और फिर अग्नि बढ़ने का कार्यक्रम अच्छी तरह शुरू होता है। और ज्यादा करके घृत का स्नेहपान होगा तो अग्नि का बढ़ाने का काम घृत का खुद का है। तो अग्निदीप्ति उस पेशेंट में ये लक्षण दिखता ही है। और वो अग्निदीप्ति नहीं दिखती है तो उस पेशेंट में मलावस्तंभ है क्या, वो आपको सोचना है। वहां पित्त का कोई द्रव गुण घुलने आती है, मुंह में पानी आता है, कुछ तकलीफ होती है पित्त के कारण, वो भी आपको देखना है। और कुछ? जी, 30 साल का बच्चा जो मध्यम है, कैसा उसका निदान हाँ, है? उसको भी आप हवन का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है, उस पेशेंट में चेक क्या करना है, तर्पक कफ के लक्षण पूरे चेक करने हैं। उस पेशेंट में प्राणवायु चेक करना है और उसमें कफ प्रधान अवस्था है तो उसको वमन ऐसा ही जैसा मैंने बताया। 3 साल का बच्चा यदि खीर पीता हो, यदि वो दूध पीता हो, तो उसमें आप मदन फल आपको पहली बार आप दे रहे तो 125 मिलीग्राम से भी कम मदन फल डालो। धीरे धीरे उस मदन फल से आपको एक आधा 2 चिकन उल्टी अपअप होती है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और नहीं हुई तो आप सिर्फ ध्यान में रखना है कि उसको ज्यादा मात्रा में अखंड पान करना नहीं, जिससे दोषों को हलचल करने में जगह मिलेंगी। नहीं वमन हुआ तो विरेचन होके वो दूध संडास के जरिए निकल जाता है। 3 साल के बच्चों को दे सकते हैं, 1 साल के बच्चों को भी आप वमन दे सकते हैं। उन्माद अपस्मार वाले पेशेंट को देना है तो उसको पतला करके उसके आहार में डाल के भी दिया तो भी उसका वमन को आपको फर्क 200% मिलता है। जहां जहां डिलीवरी के वक्त हाइपोक्सिया है या कुछ है, वहां धातुक्षयजन्य वात प्रकोप दिमाग में रख के उस पेशेंट में वो लक्षण जो है तर्पण के लक्षण, मज्जा क्षीणता के लक्षण, अस्ना मज्जानी सौशीर भ्रमस तिमिर दर्शनाथ, ऐसी चीजें कुछ पेशेंट में दिखती। बड़े बच्चों को वो बता सकते, छोटे बच्चों को अंधारी आती क्या, आंखों की तरफ ध्यान देना है। जिसको मनोवसोतस दृष्टि रहती है उसके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय चेक करना है। तो व्यान वायु का लक्षण आप चेक करेंगे, पूरा कंठ चरो बुद्धि, ये आप चेक करेंगे तो आपको 100% आप वमन देना है। वमन के लिए कोई डरना नहीं, कम मात्रा में देना है, जरूरत लगे तो दूसरे दिन मात्रा बढ़ा सकते हैं। बॉबर्ट में बताया कि वमन एक बार दे दिया नहीं हुआ तो दूसरे दिन क्या गलती हुई ढूंढ के वापस वमन दो, इसलिए आप वमन दे सकते, कोई चिंता मत करो। और क्या आपके फार्मेसी में भावित मदन फल उपलब्ध है? मदन पर होगा, उसको पूछना पड़ेगा, रहता ही है वो, हमारे फरवरी मार्च में बनता ही है, होता ही होगा। लेकिन आप खुद बनाओ तो आयता क्यों लेते हो, आप खुद नहीं उसमें नहीं मुझे क्या इंड्यूस करना है कि आपको खुद को हर कल्प आपको खुद को खुद करने ही है। तो उससे आपका खुद का, मेरा किया हुआ कल्प मुझे मालूम है कब काम करेगा, कितनी मात्रा में काम। मदन फल में ये भी चीजें ध्यान में रखो। मदन का पाउडर आपने लिया तो मदन फल भावित जहाँ 125 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम चलता है, वहां मदन फल पीपी 1 ग्राम लगती है। वहां मदन फल पूरा चूर्ण 3 ग्राम तक लगता है, तो भी वो पुराना होगा, 1 साल पुराना, तो रिजल्ट देता नहीं। और हमको लगता है कि मेरा वमन अच्छा हुआ नहीं, या मैं वमन से डरती हूँ या वमन में बंद कर देती हूँ। तो इसलिए ये जो कल्प है, कुछ कुछ जो आपको रिजल्ट देने वाले वो आपको खुद को खुद ही बनानी है।
उसके तरफ आपको ध्यान देना है। 1 साल बना के रखा तो साल भर वो टिकते ही है, इसलिए कोई टेंशन लेना नहीं। और कुछ? जी जी। अग्नि हाँ, दीप्ति ये के जो बाद नेक्स्ट डे हाँ, वर्धमान मात्रा वर्धमान में मात्रा में घृतवन देना है क्या? देना चाहिए। जब वर्धमान मात्रा में घृत देने का मैंने बताया, आश्रय स्थानों तक घृत को जाना है तो उसको वर्धमान मात्रा में आपको देना ही है। 2-3 दिन जी, में उल्लास आप पढ़ो तो ज्यादा अच्छा, मुझे यहाँ से समझ में। जी, समटाइम्स 2-3 दिन में उल्लास दिखता है तो मात्रा कम कैसे करनी तय है। करें? तो मात्रा 50 ग्राम दिया और जिम में चल रहा है तो उसको उस दिन गर्म पानी पिलाओ, जीरा खिलाओ, दीपन पाचन आहार दो। शाम तक उसका उल्लास कम हो जाता है तो दूसरे तीसरे दिन 1 दिन गैप भी डाल सकते हैं आप स्नेहपान में, ये भी दिमाग में रखो। दूसरे दिन स्नेह नहीं दिया, तीसरे दिन वापस आपने स्नेहपान, ज्वर आ गया स्नेहपान में तो ज्वर जाने के बाद वापस स्नेहपान चालू कर सकते हैं। वैसा ही उल्लास दिखता है और आपको लगता है इसके आश्रय स्थानों में भी आपको जाना है, 1 दिन घी बंद कर दिया तो भी चलता है, दूसरे दिन वापस कम मात्रा से वापस आप बढ़ाते जाओ और आगे का स्नेहपान चालू रखो। जी और सर, जी हो गया सर। धन्यवाद, आपने आपका अमूल्य समय दिया और इतना बहुत मार्गदर्शन किया। पुनश्च एक बार धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सबको, सबने सुना। जी अच्छा, जी जी। अच्छा, नमस्कार सर। अच्छा। नमस्ते।